हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? नहीं होगा अब इधर, ठीक है, आपकी तरफ है, ठीक। क्या पढ़ा था? चंद्रसेन प्रताप में बताओ। देखिए, मारवाड़ में कौन सा वंश था? राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? इनकी उत्पत्ति कन्नौज के कौन से वंश से? और दक्षिण भारत के रावसिया किसकी सहायता के लिए आया? कब आया? और राजधानी किसको बनाई? छतरी कहां पर है उसकी? कुल देवी कौन सी है? कौन लाया था? कहां से लाया था? कौन से गांव में स्थापित करवाया? अच्छा, एक लोक देवता कौन से राजा बने? उनकी राजधानी कौन सी थी? मालवा में किसको हराते हैं वो? किसको हराते हैं? निजामुद्दीन कितने टुकड़ियां हराकर भेजे थे? उनके कारण बाड़मेर छत्र क्या कहलाता है? गणगौर पे किसके गीत गाए जाते हैं? गिंदोली गीत गाए जाते हैं। चुंडा को मंडोर कैसे मिला था? दहेज में किसने दिया था? प्रतिहारों की कौन सी ब्रांच थी? इंदापुर। उसकी रानी का नाम क्या था? सांत कंवर ने कौन सी बावड़ी बनवाई? वो किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था? मुगल के भाटियों के खिलाफ। उसने अपने बड़े बेटे को राजा नहीं बनाया था, तो अपने छोटे बेटे को बनाया। फिर रणमल किसकी सहायता से राजा बना? अच्छा, ओझा जी के अनुसार पहला प्रतापी राजा कौन था? जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की? कौन सा किला बनाया? इसकी नींव किसने लगाई? यहाँ पर कौन सा मंदिर बनाया गया? रानी जसमादे ने क्या बनवाया? दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराया? मालदेव के पिताजी का नाम, मम्मी का नाम? पद्मा कुमारी किसकी बेटी थी? और कैसे राजा बना था मालदेव? पिता की हत्या करके राजा बना था। जब राजा बना तब कितने परगने थे? कौन कौन से? बाद में कितने युद्ध जीते? कितने परगने जीते? 58 परगने जीते थे उसने। और उसने बीकानेर में कौन से राजा को हराया था? कौन से युद्ध में हराया? साहेबा या साहेबा। उसने बीकानेर किसको सौंप दिया था? और चेतसी का बेटा कौन था? वो किसके पास चला गया? एक और बंदा शेरशाह के पास गया। वीरमदेव कहाँ का था? मालदेव से किस बात को लेकर लड़ाई थी? कौन से मुगल बादशाह ने सहायता मांगी? किससे सहायता मांगी? किसके खिलाफ सहायता मांगी? कौन सी जगह से सहायता मांगी? कौन कौन से दूत भेजे गए? अतका खां और रायमल सोनी। मालदेव ने क्या देने का वादा किया? लेकिन वो किसके कहने पर विश्वास नहीं करता? वो कौन था? फिर वो किधर चला गया था? यदि दोनों थोड़ी सी भी सिंसियरिटी दिखा देते तो अफगानों के खिलाफ और शेरशाह सूरी का राज भारत से समाप्त कर सकते थे। गिरी सुमेल का युद्ध का एक और नाम क्या था? कब हुआ था युद्ध? इसमें शेरशाह के साथ कौन कौन आए थे? मालदेव खुद लड़ा था क्या? तो उसके सेनापति कौन कौन थे? शेरशाह किसकी सहायता से जीता? और जीतने के बाद उसने क्या कहा? जोधपुर पे कब्जा करके किसको सौंप दिया? मालदेव कहां चला गया? सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की। और थोड़े दिनों बाद उसने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया था। यहां पर जो मालदेव कैसी गलतियां करता है? उसकी पहली गलती तो यह थी कि उसने कल्याणमल वीरमदेव को, यदि वो नहीं जाने देता तो राठौड़ों का, और यदि वो शेरशाह की चालाकी में नहीं फंसता तो उमादे किसकी राजकुमारी थी? लोणकरण भाटी। वो किसकी रानी थी? कौन सी दासी का नाराजवीर, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? अजमेर के कौन से किले में रही थी? फिर कहां चली गई थी? आसानंद जी ने कौन से युद्ध में भाग लिया? आसानंद जी की बुक्स के नाम बताओ। देखे, उमादे भटियाणी राग कवित, बागा भारमली राग दुआर, गोगाजीरी। ईश्वरदास जी की बुक का नाम बताओ। आला जालारी कुंडलिया या सूर सत से देवियान। और मालदेव ने किसका परकोटा बनवाया? कौन कौन से उसने किले बनवाए? सोजत, पोखरण, रिया और रानी स्वरूप ने क्या बनवाया था? मालदेव की उपाधियां क्या क्या थी? हिंदू बादशाह और अस्मत वाला। उसने अपने दो बड़े बेटों को राजा नहीं बनाया, तो छोटे बेटे को राजा बना दिया। किसको बना दिया? चंद्रसेन। चंद्रसेन ने राम को कौन सी लड़ाई में हराया? और उदय सिंह को लोहावट के युद्ध में हराया था। तो बाद में कौन अकबर के पास चला गया? और अकबर ने उसकी सहायता के लिए किसको भेजा? हुसैन कुली बेग को भेजा। और चंद्रसेन खाली करके कहां चला गया? क्या वो नागौर दरबार में गया था? क्या उसने अकबर से मुलाकात की थी? क्यों मुलाकात नहीं की? अकबर ने बहादुर पे अटैक किया तो कहां चला गया? सिवाना। तो अकबर ने बाद में बीकानेर के कौन से राजा को भेजा? राय सिंह ने कौन सा किला छीन लिया? कौन सा नहीं छीन पाया? फिर सिवाना किसने छीना? किस साल छीना? उसी साल कौन सा किला बेचना पड़ा? किसको बेचना पड़ा? हर राज कहां का राजा था? रामपुरा इलाके में कौन से मुगल सेनापति को मार दिया गया? जलाल खान को मार दिया गया। और चंद्रसेन को खुद को कहां पे जहर दे के मार दिया गया? सिंचियाई में। कौन सी पहाड़ियों में? कौन से साल की बात है? बीएन रेव इसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप। दो उपाधियां और बताई थी, प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। इसमें प्रताप में समानता है कि दोनों ने अकबर के अधीन था, दोनों के लड़ने का तरीका, दोनों के भाई इनके। प्रताप की खिलाफत किसने की? और इधर इसके राम और उदय सिंह। दोनों के अधिकतर राज्य पर अकबर ने, लेकिन थोड़ी सी भूमि के बल पर इन्होंने दोनों को अपने राज्य के, जैसे प्रताप को और उसको चंद्रसेन को डूंगरपुर के राजा हासिल। ये बात पड़ी।
आप लिखो चंद्रसेन प्रताप में ऐसा मानता है। डिफरेंसेस बिटवीन चंद्रसेन एंड प्रताप, चंद्रसेन तथा प्रताप में ऐसा मानता है। डिफरेंसेस बिटवीन चंद्रसेन एंड प्रताप। चंद्रसेन तथा प्रताप में ऐसा मानता है। सुन लो, देखो मैं मोटी मोटी सी बातें बता दूं, एक साथ ही लिखवा दूंगा। प्रताप 1572 में राजा बनते हैं। 1572 में बने थे। 1572 में जलाल खान कोर्ची बात करने के लिए आ गया था। क्या प्रताप ने उससे संधि कर ली थी? 73 में वापस आपके मान सिंह भगवंत दास टोडरमल आए। क्या प्रताप ने कोई संधि की बातचीत भी की? मतलब 72 में जब वो राजा बनता है तब भी उसका विजन क्लियर है कि मुझे अकबर से किसी भी प्रकार की संधि, मुझे अकबर से लड़ाई करनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। चंद्रसेन 1562 में राजा बनता है। हुसैन कुली बेग वाला आक्रमण होता है 64 के अंदर, और चंद्रसेन जोधपुर खाली करके कहां चला गया? भद्रक। कहां चला गया? बाद में जब बादराजुन पे अटैक हुआ तो खाली करके कहां चला गया? सिवाना जाने के बाद उसकी लड़ाई शुरू होती है। सिवाना जाता है नागौर दरबार के बाद। कब जाता है? नागौर दरबार तक हमें चंद्रसेन का एग्जैक्टली नहीं पता कि वो लड़ना चाहता है या नहीं लड़ना चाहता। हो सकता है उसके मन में संधि करने की रही हो, वो नागौर दरबार में गया था और उधर झुकाव किसकी तरफ था? उदय सिंह, इसलिए उसने संधि नहीं की। तो मोटा मोटा अंतर यह है कि प्रताप का मुगलों के खिलाफ जो विरोध है उसके रास्ते लग के साथ ही क्लियर था, जबकि चंद्रसेन का जो मुगलों के खिलाफ विरोध है वो कब शुरू होता है? नागौर दरबार के बाद। कब शुरू होता है? नागौर। एक दूसरा ये कि प्रताप मरा, प्रताप के मरने के बाद क्या उसके बेटे अमर सिंह ने हाथों हाथ संधि कर ली? नहीं की थी। लेकिन यहां मैंने बताया था कि जैसे चंद्रसेन मरता है, चंद्रसेन का भाई था मोटा राजा उदय सिंह, वो तो पहले से संधि करके तैयार बैठा था, और चंद्रसेन का खुद का बेटा राय सिंह वो तो जाके किसके कैंप में शामिल हो गया? अकबर के। तो प्रताप का मुगल विरोध राजतिलक के साथ शुरू होता है, चंद्रसेन का मुगल विरोध नागौर दरबार के बाद शुरू होता है। प्रताप का मुगल विरोध उसके मरने के बाद भी उसकी संतान जारी रखती है, जबकि चंद्रसेन का मुगल विरोध उसके मरते ही क्या हो जाता है? अच्छा, प्रताप ने एक स्थायी राजधानी बना ली थी, कौन सी? हमने इतना बड़ा पढ़ा ये चंद्रसेन के बारे में, एक भी राजधानी पढ़ी है? लोकेशन चेंज हो रही है, एक कोई उसकी निश्चित राजधानी नहीं। अच्छा, हमने और पढ़ा कि प्रताप ने आमने सामने के युद्ध लड़े, हल्दी घाटी और दिवेर। कौन कौन सी लड़ाइयां थी? हमने कल पूरे दिन चंद्रसेन पढ़ा, 2 घंटे में एक भी युद्ध है सीधा सीधा? सारी छापामार लड़ाई है, डायरेक्ट आमने सामने का कोई भी लड़ाई नहीं। हमने पढ़ा था कि प्रताप अपनी जनता में नेशनलिज्म भर देता है ना, जनता साथ में आगे खड़ी होगी, जबकि यहां पर इस प्रकार की कोई भी भावना दिखाई नहीं। नेशनलिज्म नहीं भर पाया या जनता उसके साथ में आगे खड़ी नहीं हुई, इसलिए रुपए टक्के की भी हमेशा कमी बनी रही। इसलिए पोखरण वाला किला कितने में बेचना पड़ गया? 1 लाख फदिये के अंदर बेचना पड़ गया। तो 5 बातें भी। प्रताप का मुगल विरोध कब शुरू होता है? राजतिलक। चंद्रसेन का, प्रताप का मुगल विरोध उसके मरने के बाद भी, चंद्रसेन का मुगल विरोध मृत्यु के साथ ही। प्रताप ने आमने सामने के युद्ध लड़े, चंद्रसेन ऐसा कोई भी युद्ध। प्रताप ने एक स्थायी राजधानी बनाई, कौन सी? चावल, क्योंकि चंद्रसेन ऐसा कोई भी केंद्र। प्रताप ने अपनी जनता में कैसी भावनाएं भरी, लेकिन चंद्रसेन ऐसी कोई भी भावना। लिखवा दूं? 1 नंबर लिखो। प्रताप का मुगल विरोध, प्रताप से मुगल रेजिस्टेंस। प्रताप का मुगल विरोध, प्रताप से मुगल रेजिस्टेंस। प्रताप का मुगल विरोध, प्रताप से मुगल रेजिस्टेंस उसके राजतिलक के साथ ही शुरू हो गया था। स्टार्टेड विद हिज कोरोनेशन। उसके राजतिलक के साथ ही शुरू हो गया था। स्टार्टेड विद हिज कोरोनेशन। उसके राजतिलक के साथ ही शुरू हो गया था। स्टार्टेड विद हिज कोरोनेशन। लेकिन चंद्रसेन का मुगल विरोध, बट चंद्रसेन से मुगल रेजिस्टेंस। लेकिन चंद्रसेन का मुगल विरोध, बट चंद्रसेन से मुगल रेजिस्टेंस। चंद्रसेन का मुगल विरोध नागौर दरबार के बाद शुरू हुआ। वो स्टार्टेड आफ्टर नागौर कोर्ट। नागौर दरबार के बाद शुरू हुआ, नागौर दरबार के बाद प्रारंभ हुआ। वो स्टार्टेड आफ्टर नागौर कोर्ट। वो स्टार्टेड आफ्टर नागौर कोर्ट। अगली लाइन लिखो। सेम प्रताप का मुगल विरोध, प्रताप से मुगल रेजिस्टेंस। प्रताप का मुगल विरोध, प्रताप से मुगल रेजिस्टेंस उसके मरने के बाद भी उसके बेटे अमर सिंह ने जारी रखा। कंटिन्यूड आफ्टर हिज डेथ। कंटिन्यूड बाय हिज सन, ये लिखो, कंटिन्यूड बाय हिज सन अमर सिंह इवन आफ्टर हिज डेथ। कंटिन्यूड बाय हिज सन अमर सिंह इवन आफ्टर हिज डेथ। प्रताप का मुगल विरोध उसकी मृत्यु के बाद भी उसके बेटे अमर सिंह ने जारी रखा। उसकी मृत्यु के बाद भी उसके बेटे अमर सिंह ने जारी रखा। प्रताप से मुगल रेजिस्टेंस कंटिन्यूड बाय हिज सन अमर सिंह इवन आफ्टर हिज डेथ। लेकिन चंद्रसेन का मुगल विरोध, बट चंद्रसेन से मुगल रेजिस्टेंस। लेकिन चंद्रसेन का मुगल विरोध, बट चंद्रसेन से मुगल रेजिस्टेंस। चंद्रसेन का मुगल विरोध उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। वॉज एंडेड विद हिज डेथ। उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। वॉज एंडेड विद हिज डेथ। अगला लिख लो। प्रताप ने अकबर का प्रत्यक्ष सामना किया था। प्रताप डायरेक्टली कन्फ्रंटेड अकबर।
प्रताप ने अकबर का प्रत्यक्ष सामना किया था। प्रताप डायरेक्टली कन्फ्रंटेड अकबर। प्रताप ने अकबर का प्रत्यक्ष सामना किया था। प्रताप डायरेक्टली कन्फ्रंटेड अकबर। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ दिवेर, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ दिवेर। इसी में कंटिन्यू करना। लेकिन चंद्रसेन ऐसा नहीं कर सका, बट चंद्रसेन कुड नॉट डू सो। लेकिन चंद्रसेन ऐसा नहीं कर सका, बट चंद्रसेन कुड नॉट डू सो। लेकिन चंद्रसेन ऐसा नहीं कर सका, बट चंद्रसेन कुड नॉट डू सो। अगला लिखो। प्रताप ने चावंड को अपना स्थायी केंद्र बनाया था। प्रताप मेड चावंड एज हिज परमानेंट सेंटर। प्रताप ने चावंड को अपना स्थायी केंद्र बनाया था। प्रताप मेड चावंड एज हिज परमानेंट सेंटर। चावंड को अपना स्थायी केंद्र बनाया था। प्रताप मेड चावंड एज हिज परमानेंट सेंटर। लेकिन चंद्रसेन ऐसा कोई केंद्र स्थापित नहीं कर सका, बट चंद्रसेन कुड नॉट एस्टैब्लिश सच एनी सेंटर। लेकिन चंद्रसेन कोई ऐसा केंद्र स्थापित नहीं कर सका, कुड नॉट एस्टैब्लिश सच एनी सेंटर। कोई ऐसा केंद्र स्थापित नहीं कर सका, कुड नॉट एस्टैब्लिश सच एनी सेंटर। अगला लिख लो। प्रताप ने जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया। प्रताप इन्फ्यूज्ड सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म एमंग पब्लिक। प्रताप इन्फ्यूज्ड सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म एमंग पब्लिक। प्रताप ने जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया। इन्फ्यूज्ड सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म एमंग पब्लिक। जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया। लेकिन चंद्रसेन ऐसा नहीं कर पाया, बट चंद्रसेन कुड नॉट डू सो। लेकिन चंद्रसेन ऐसा नहीं कर पाया, बट चंद्रसेन कुड नॉट डू सो। कौन ऐसा नहीं कर पाया? चंद्रसेन ऐसा नहीं कर पाया, नहीं कर सका। अब फिर अपने को लगता है कि यार जितनी समानता बताई सर आपने, उतनी क्या बता दी? असमानता का मतलब कमियां। असमानता का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? कमियां। अब यदि इतनी कमियां ही हैं, फिर काहे का मारवाड़ का प्रताप है? प्रताप तो बहुत महान है, फिर तो चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप क्यों कहा जाए? पर हम कहते हैं कि साहब जब आप कमियां देखते हो तो दोनों की कंडीशन भी देख लेनी चाहिए। कमियां देखते हो तो क्या देख लेना चाहिए? क्या कंडीशन देखे? तो कहा प्रताप मेवाड़ के राजा थे और मेवाड़ में पहाड़ थे। पूरे मेवाड़ में क्या है? पहाड़ों में आपको दो फायदे हैं। ये तो छापामार युद्ध कितना भी लंबा खींच लो, दुश्मन कभी भी जीते नहीं। दूसरा, पहाड़ों में कुछ ना कुछ खाने पीने को मिल ही जाएगा, फल फूल ही मिल जाएंगे, कुछ और नहीं तो थोड़ी बहुत कोई खेती भी कर सकते हो आप पहाड़ों के अंदर जाके। यहां मारवाड़ का राजा था। मारवाड़ मैदानी मरुस्थल था। कैसा मरुस्थल था? प्लेन डेजर्ट, मैदानी मरुस्थल। ये तो छुपने की जगह ही नहीं है। मतलब धोरे भी हो कहीं पे, मिट्टी के टीले भी हो तो आदमी उनके पीछे जाके छुप तो जाए। मारवाड़ के अंदर तो टीले भी नहीं थे कि आपके पास में कोई छुपने की जगह हो। पूरा प्लेन प्लेन डेजर्ट पड़ा है एकदम, खाने पीने का तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आदमी, हम कहते हैं कि एक केंद्र नहीं बना पाया, कहां बनाए? बनाने की जगह भी तो नहीं चाहिए। भागता हुआ आदमी 4 किलोमीटर दिखता है दूर, एकदम प्लेन इलाका पड़ा है। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि अपने राजस्थान के बारे में, राजस्थान से बाहर के लोगों की एक बड़ी भ्रांति है कि पूरे राजस्थान में मिट्टी के टीले हैं। आप किसी बिहारी से, किसी तमिलनाडु के, किसी और बंदे से मिलोगे, आप जैसे कहोगे मैं राजस्थान का हूं, सबसे पहले वो आपको पानी पिला देगा। उसको लगेगा आप जन्म जन्मांतर के प्यासे हो, कम से कम पानी तो पिलाया जाना चाहिए इसको। और उसको लगेगा यार आपके वहां चारों तरफ मिट्टी 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 है, टीले 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 हैं, टीलों के अलावा और कुछ भी नहीं है। जबकि राजस्थान, और अब आप राजस्थान में आ जाओ, राजस्थान में जयपुर के जो इधर वाले लोग हैं, ये भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली वाले जो आप लोग हो, आपको लगता है कि जैसलमेर बाड़मेर के अंदर मिट्टी के टीले हैं। दोनों बातें झूठी है। हम सब जानते हैं कि पूरे राजस्थान में तो मिट्टी की टीले है ही नहीं। आपने जयपुर से इधर निकल जाओगे तो हरियाली हरियाली पड़ी है। पूरे मेवाड़ के अंदर निकल जाओगे, हाड़ोती में निकल जाओगे तो पर्वत मिलेंगे, या क्या मिलेंगे आपको? पठार मिलेंगे। राजस्थान में भी इधर वाले के अंदर आप पश्चिमी राजस्थान में जाओगे तो पूरे पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी के टीले नहीं है। मिट्टी के टीले हैं बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़। जैसलमेर बाड़मेर में क्या है? मिट्टी के टीले हैं। जैसलमेर बाड़मेर मैदानी मरुस्थल है, प्लेन डेजर्ट पड़ा है। मैं अक्सर मेरे दोस्तों को हंसता रहता हूं कि किसी को गाड़ी चलानी सीखनी हो तो जैसलमेर बाड़मेर चला जाए। नाक की डंडी की सीध में एकदम रोड जा रही है और दूर दूर तक दिखाई दे रहा है आपको, किसी में भिड़ने की कोई आशंका। गाड़ी नीचे भी उतर गई कहीं तो वहां जाके रुक जाएगी, अपने आप ही कहीं रुक रुका जाएगी, कहीं नहीं जाएगी आपकी गाड़ी। आदमी दूर से आता हुआ दिखाई देता है, आदमी है कहां? ना दूर दूर तक बंदा, ना बंदे दी जात।
कहां जाके भिड़ोगे, चलाओ ना आराम आराम से। आप बीकानेर चूरू के अंदर जाइए, आपको हर गांव में ऊंचे ऊंचे टीले मिलेंगे। इवन आप तो इधर जयपुर से बीकानेर वाली रोड पकड़ लीजिए, शिखर क्रॉस कर लीजिए, उसके बाद जैसे आप चूरू के अंदर घुसेंगे, रोड के किनारे किनारे इतने ऊंचे टीले मिलेंगे, आपको लगेगा पहाड़ है। पर कईयों को वो समझना ही होता है कि अब इमेज ही बन गई दिमाग के अंदर कि टीले जैसलमेर में। मैं कहता हूं जैसलमेर जैसे टीले चूरू के गांव गांव में पड़े हैं, छोटी ढाणियों में मिल जाए ऐसे टीले। अब वो सम वाले टीले हिट होने थे तो सारी जनता ही टूट टूट के कहां पड़ रही है, वरना बीकानेर ये कतरिया सरन, लाडेरा, पूंदरा सरन, कई गांव है, उन गांवों के अंदर यूं दोहरा पड़ा है, आदमी से चढ़ा नहीं जाए ऊपर। सम वाले दोहरे तो सीधे सीधे हो रहे बेचारे, प्लेन से दोहरे एकदम। तो चंद्रसेन के पास में छापामार युद्ध करने के लिए जगह नहीं थी। इसके बावजूद वो आदमी यदि लड़ाई खींच गया, इसके बावजूद यदि उसने संधि नहीं की, उसने सुपरमेसी एक्सेप्ट नहीं की, ये बड़ी बात है कि आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन भी तो देखी जानी चाहिए। दूसरी बात, प्रताप को भामाशाह और ताराचंद जैसे साथी मिल गए थे। ये मंगतों का देश था पूरा मारवाड़, एक आदमी ले जाके टक्का नहीं दिया, तो पोखरण वाला किला भी 1 लाख फदिये के अंदर बाद में बेचना पड़ गया। और सारे काम रुपया तेरी तीखीदार कट गए मुंशी थानेदार, है ना। तो सब कुछ किससे हो सकता है, रुपए से। आपके पास रुपए नहीं होंगे तो आप भले कितने बहादुर हो, ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाए। लाइन चेंज करके लिखो, पैराग्राफ चेंज करना। इन असमानताओं के बावजूद, डिस्पाइट ऑल दीज डिफरेंसेस, इन असमानताओं के बावजूद, डिस्पाइट ऑल दीज डिफरेंसेस, चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जा सकता है। चंद्रसेन कैन बी कॉल्ड एज प्रताप ऑफ मारवाड़। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जा सकता है। चंद्रसेन कैन बी कॉल्ड एज प्रताप ऑफ मारवाड़। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जा सकता है। चंद्रसेन कैन बी कॉल्ड एज प्रताप ऑफ मारवाड़। क्योंकि, बिकॉज ऑफ, क्योंकि, बिकॉज ऑफ, डैश लगा दो और नीचे 1-2 नंबर लगाना वापस पॉइंट के। चंद्रसेन की भौगोलिक परिस्थितियां प्रताप की तुलना में प्रतिकूल थी। जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ चंद्रसेन, जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ चंद्रसेन वाज एडवर्स देन प्रताप। चंद्रसेन की भौगोलिक परिस्थितियां प्रताप की तुलना में प्रतिकूल थी। जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ चंद्रसेन वाज एडवर्स देन प्रताप। क्योंकि मेवाड़ एक पर्वतीय प्रदेश था, बिकॉज मेवाड़ वॉज ए हिली एरिया। क्योंकि मेवाड़ एक पर्वतीय प्रदेश था, बिकॉज मेवाड़ वॉज ए हिली एरिया। मेवाड़ एक पर्वतीय प्रदेश था, मेवाड़ वॉज ए हिली एरिया, जहां छापामार युद्ध लंबे समय तक किया जा सकता था। वेयर गुरिल्ला वॉर कुड बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम, जहां छापामार युद्ध लंबे समय तक किया जा सकता था। वेयर गुरिल्ला वॉर कुड बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम, छापामार युद्ध लंबे समय तक किया जा सकता था। वेयर गुरिल्ला वॉर कुड बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम, जबकि मारवाड़ एक मैदानी मरुस्थल था। वाइल मारवाड़ वॉज ए प्लेन डेजर्ट, जबकि मारवाड़ एक मैदानी मरुस्थल था। वाइल मारवाड़ वॉज ए प्लेन डेजर्ट, मारवाड़ कैसा था, एक मैदानी मरुस्थल था। लाइन चेंज करके लिखो, 2 नंबर लिखो। प्रताप को भामाशाह तथा ताराचंद जैसे दानवीर साथियों का सहयोग मिला। प्रताप गोट सपोर्ट फ्रॉम डोनर्स लाइक भामाशाह एंड ताराचंद। प्रताप को भामाशाह तथा ताराचंद जैसे दानवीर साथियों का सहयोग मिला। प्रताप गोट सपोर्ट फ्रॉम डोनर्स लाइक भामाशाह एंड ताराचंद। भामाशाह तथा ताराचंद जैसे दानवीर साथियों का सहयोग मिला। प्रताप गोट सपोर्ट फ्रॉम डोनर्स लाइक भामाशाह एंड ताराचंद। लेकिन चंद्रसेन को इसे सहयोग की कमी खलती रही। बट चंद्रसेन लैक्ड सच सपोर्ट, लेकिन चंद्रसेन को इससे सहयोग की कमी खलती रही। बट चंद्रसेन लैक्ड सच सपोर्ट, लेकिन चंद्रसेन को इससे सहयोग की कमी खलती रही। बट चंद्रसेन लैक्ड सच सपोर्ट, ऐसे सहयोग की कमी खलती रही। ठीक है, अब अपने रजिस्टर के लास्ट पन्ने पर आओ। रजिस्टर का सबसे लास्ट पन्ना निकालो, लास्ट पेज निकालो। एक क्वेश्चन लिखो। देखो, चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। चंद्रसेन इज नोन एज प्रताप ऑफ मारवाड़। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। चंद्रसेन इज नोन एज प्रताप ऑफ मारवाड़। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। चंद्रसेन इज नोन एज प्रताप ऑफ मारवाड़। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट?
क्या आप इस कथन से सहमत हैं? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? 100 वर्ड्स में लिखना है, 100 शब्दों में लिखना है। और प्लीज कोई अपना आंसर ऐसे शब्दों से ना शुरू करे, हाँ हम इस कथन से सहमत हैं, है ना। आंसर को आंसर की तरह लिखें, कई वैसे शुरू करके लेता है, जहां तक मेरा मानना है लेखक द्वारा कहा गया कथन 100% सत्य मालूम होता है ना। ऐसे नहीं लिखना, आंसर की तरह आंसर लिखना। लिख लोगे? और कल वहां ऑफिस के अंदर खूब सारे लोग चेक करने वाले बैठे रहते हैं, उनको चेक करवाना। अब मैं डेली आपको 1-2 क्वेश्चन दूंगा, डेली लिख लोगे? ठीक है, तो मेरे को डेली याद दिला दिया करो, सर 1 क्वेश्चन दो, तो मैं 1 क्वेश्चन डेली दे दूंगा आपको। चलो वापस आओ। आपने कल एक बात कर रहे थे अपने, बार बार नागौर दरबार बात कर रहे थे ना। हेडिंग डालो इसी में, नागौर दरबार, नागौर कोर्ट। नागौर दरबार, नागौर कोर्ट। कब लगाया था? कल मैंने मोटी मोटी कुछ बातें बताई थी। 1570। किसने लगाया था? अकबर। कहा तो यह था किस पे बात करेंगे? अकाल। लेकिन की क्या थी वहां पे बैठ के? संधियां। बीकानेर के कौन से राजा ने संधि की? कल्याणमल। जैसलमेर के कौन से राजा ने की? हरराज। और चंद्रसेन के एक भाई ने संधि की, वो कौन था? उदय। चंद्रसेन गया था लेकिन उसने किसी प्रकार का अधीनता स्वीकार, ये बातें थी। लिखो 1570 ईस्वी में, इन 1570 एडी। 1570 ईस्वी में, इन 1570 एडी, मुगल बादशाह अकबर ने, मुगल अंपर अकबर, मुगल बादशाह अकबर ने, मुगल अंपर अकबर, मुगल बादशाह अकबर ने इस दरबार का आयोजन किया था। ऑर्गेनाइज दिस कोर्ट, ऑर्गेनाइज दिस कोर्ट। इस दरबार का आयोजन किया था। ऑर्गेनाइज दिस कोर्ट। इस दरबार का आयोजन किया था। ऑर्गेनाइज दिस कोर्ट। लिखो घोषित उद्देश्य। उसने घोषणा क्या की थी? क्या उद्देश्य हमारा? स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। घोषित उद्देश्य। और बराबर लिख लो अकाल राहत कार्य। यही घोषणा की थी ना कि अपने क्या चलाएंगे? फेमाइन चलाएंगे, अपने अकाल राहत कार्य शुरू करेंगे। घोषित उद्देश्य क्या बताया उसने अपना? फेमाइन बताया भाई, फेमाइन चलाएंगे अपने। नीचे लिखो वास्तविक उद्देश्य, एक्चुअल ऑब्जेक्टिव। वास्तविक उद्देश्य, एक्चुअल ऑब्जेक्टिव, बराबर लिखो राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना। टू मेड किंग्स ऑफ राजस्थान अंडर हिज सबऑर्डिनेशन। राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना। टू मेड किंग्स ऑफ राजस्थान अंडर हिज सबऑर्डिनेशन। टू मेड किंग्स ऑफ राजस्थान अंडर हिज सबऑर्डिनेशन। राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना। टू मेड किंग्स ऑफ राजस्थान अंडर हिज सबऑर्डिनेशन। राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार। लाइन चेंज करके लिखो, वापस लाइन। उद्देश्य हो गया, अब लिखो राजस्थान के कुछ राजाओं ने, सम किंग्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के कुछ राजाओं ने, सम किंग्स ऑफ राजस्थान, इस दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की। एक्सेप्टेड सुपरमेसी ऑफ अकबर इन दिस कोर्ट। इस दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की। एक्सेप्टेड सुपरमेसी ऑफ अकबर इन दिस कोर्ट। इस दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की। एक्सेप्टेड सुपरमेसी ऑफ अकबर इन दिस कोर्ट। लिखो जैसे, लाइक, 1 नंबर लगा के लिखो कल्याणमल। कल्याणमल कहां का राजा था? कल्याणमल। कोष्टक में लिख लो बीकानेर। 2 नंबर लगा के लिखो हरराज। हरराज, हरराज कहां का राजा था? कोष्टक में लिख लो जैसलमेर। कल बताए थे मैंने नाम। तीसरा बंदा लिखो उदय सिंह। ये राजा तो नहीं बना पर राजा का भाई तो है। कौन से राजा का भाई है? चंद्रसेन। लिख लो कोष्टक में चंद्रसेन का भाई, ब्रदर ऑफ चंद्रसेन, चंद्रसेन का भाई, है ना। आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ ले, इनमें से कौन से राजा ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? कल्याणमल, हरराज, उदय सिंह और चंद्रसेन, है ना। या उदय सिंह वो लिखेगा तो उदय सिंह फिर लिखेगा कि भाई चंद्रसेन का भाई। अच्छा ये पूछ ले, मैं कहता हूं ये इस दरबार में कौन से राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? और वो लिखे कल्याणमल, वो लिखे आपका हरराज, वो लिखे उदय सिंह मेवाड़, और वो लिखे चंद्रसेन। उदय सिंह मेवाड़ भी तो काम कर रहा है। उदय सिंह मेवाड़ इस दरबार में है। महाराणा प्रताप के पिताजी जिंदा ही थे उन्होंने तो 3 व 4 दोनों 3 व 4 तो अपना दिमाग खुला रखा करो हमेशा। और देखो एक चीज नोटिस करो आप, हिस्ट्री आंकड़ों का खेल है। वे लोग जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है उनकी हिस्ट्री और अच्छी होती है।
68 में अकबर एक किला जीता, चित्तौड़। कौन सा किला जीता? चित्तौड़ किला जीता। जब उसने आक्रमण किया मेवाड़ पे तो उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि यदि मेवाड़ वाले मेरे अंडर में आ जाएंगे तो राजस्थान बाकी वैसे ही पूरा का पूरा मेरे अंडर में आ जाएगा। लेकिन क्या 1568 में जयमल पत्ता वाले साक्य में अकबर ने जब चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तो उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? नहीं की। तो अकबर के समझ में आई कि यार मेवाड़ वाले तो अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसने कहा कि मेवाड़ वालों के जो अंडर में आते हैं उनको अधीनता स्वीकार करवाई जाए। तो उसने अगला अटैक किया रणथंभौर। कहां अटैक किया? और सुरजन अकबर से संधि कर लेता है। सुरजन अकबर से क्या कर लेता है? तो सुरजन अकबर से संधि कब की? अकबर के समझ में आ गया कि अपने संघर्ष का मार्ग छोड़ना है, कौन सा मार्ग अपनाना है। इसलिए 1570 में 3 राजाओं को और करवा गया। 70 के अंदर वापस 3 राजा आपके, कल्याणमल, हरराज और उदय। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर 3 बड़ी रियासतें उसके अंडर में आ रही है। पश्चिमी राजस्थान तो पूरा अंडर में आ गया। इधर बूंदी उसके कॉन्टेक्ट में आ चुका था। अब बाकी बचे वाले थे वो बाद में प्रताप के साथ, बाद किसके साथ चले गए थे? वो प्रताप के साथ में चले गए थे। तो अब 1570 जो है वो राजस्थान के इतिहास का वाटर साइड है कि 1570 के बाद में क्लियर हो गया था कि कौन अकबर के साथ है और कौन अकबर के। अच्छा, अकबर ने जब ये दरबार लगाया तो उद्देश्य तो क्या बताया था? क्या बताया? बात किसकी की? तो लोगों ने कहा कि बाहर जाते मीडिया पूछेगी कि सर अकाल के लिए क्या करना चाहेंगे आप, तो क्या बताएंगे? तो अकबर ने कहा छोटा मोटा काम कर लेते हैं, कुछ क्या करें? तो कहा तालाब खुदवा दो। क्या खुदवा दो? झीलन बनाया करते थे, राजसमंद झील पूरी अकाल में बनाई हुई थी, तो तालाब खुदवा देते हैं। तो नागौर में एक तालाब खुदवाया गया। शुक्रवार के दिन घोषणा की, इसलिए तालाब का नाम है शुक्र तालाब। क्या नाम है? लिख लो नीचे। इस समय दिस टाइम नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया था। शुक्र पॉन्ड वॉज कंस्ट्रक्टेड एट नागौर। नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया था। शुक्र पॉन्ड वॉज कंस्ट्रक्टेड एट नागौर। लिख लिया? नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया। तो 3 सवाल बने। शुक्र तालाब कहां पर है? किसने बनवाया? कौन से दरबार के टाइम? कब बनवाया? 1570। याद रह जाएगी सारी बात। अब लिखो नागौर दरबार का महत्व है। ज्यादा अच्छा क्वेश्चन ये अपना मेंस में पूछेंगे। नागौर दरबार का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ नागौर कोर्ट। नागौर दरबार का महत्व। नागौर दरबार का महत्व। अच्छा, किसी भी राजा को संधि स्वीकार करवाने के 2 तरीके होते हैं। किसी भी राजा को अपने सबऑर्डिनेशन में लेने के, अपनी सुपरमेसी में लेने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये आप लड़ाई करो, लड़ाई करके हरा दो और हरा के उसको अपनी अधीनता स्वीकार करवाओ। एक तरीका है कि बातचीत से उसको मना लो और उसको अपनी अधीनता स्वीकार करवा लो। अकबर पहला तरीका अपना रहा है। दूसरा, इसका मतलब अकबर ने बिना लड़े ही राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवा दी। ये अकबर की डिप्लोमेसी है। क्या अकबर की? कूटनीति। क्या अकबर की? कूटनीति। अकबर की अकबर की कूटनीति है कि उसने बिना लड़े ही राजस्थान के राजाओं को क्या स्वीकार करवा ली? आप बातचीत के माध्यम से किसी भी तरीके से लोगों को जब तैयार कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं कूटनीति। क्या बोलते हैं? अखबारों में कई बार पढ़ते हो भारत ने नेपाल में दिखाई अपनी कूटनीति। तो नेपाल वालों को उन्होंने किसी ना किसी बात से राजी कर लिया, तो ये क्या होगी वहां पे? कूटनीति। भारत ने नेपाल के साथ बनाए अपने कूटनीतिक रिश्ते, इसका मतलब बातचीत वाले रिश्ते उन्होंने वापस बहाल कर लिए अपने। लिखो, 1 नंबर लगा के लिखो। अकबर ने बिना लड़े ही अपनी कूटनीति के माध्यम से राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाई। अकबर ने बिना लड़े ही अपनी कूटनीति से राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाई। अकबर मेड किंग्स ऑफ राजस्थान अंडर हिज सबऑर्डिनेशन। अकबर मेड किंग्स ऑफ राजस्थान अंडर हिज सबऑर्डिनेशन। Akbar made kings of Rajasthan under his subordination by his diplomacy, without fighting any war. अकबर ने बिना लड़े ही अपनी कूटनीति से राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाई। अंडर हिज सबऑर्डिनेशन बाय हिज डिप्लोमेसी विदाउट फाइटिंग एनी वॉर। अकबर मेड किंग्स ऑफ राजस्थान अंडर हिज सुपरमेसी या अंडर हिज सबऑर्डिनेशन बाय हिज डिप्लोमेसी विदाउट फाइटिंग एनी वॉर। अकबर ने बिना लड़े ही अपनी कूटनीति के माध्यम से राजस्थान के राजाओं को अधीनता। एक जो मैं अभी बता ही रहा हूं कि 1570 के नागौर दरबार के बाद राजस्थान के राजा क्लियरली 2 ग्रुप में बंट गए। एक ग्रुप है जो मुगलों का सहयोग करेगा, एक ग्रुप है जो मुगलों का। अच्छा, मुगलों के सहयोग वाले ग्रुप में कौन है? कल्याणमल, हरराज, उदय सिंह। सहयोग वाले में सुरजन पहले से शामिल हो गया था। हम आगे पढ़ेंगे, जयपुर वाले इनके साथ है, मानसिंह भगोंदा से तो घूम ही रहे थे इधर। एक ग्रुप अलग है। एक ग्रुप जिसमें मेवाड़ वाले, एक ग्रुप जिसमें मारवाड़ वाला चंद्रसेन है ना, एक ग्रुप जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले, ये सारे का सारा ग्रुप सिरोही वाला है, जालोर वाले, ये पूरा ग्रुप एक क्या हो गया? अलग। तो 2 ग्रुप, एक मुगल सहयोगी और एक मुगल विरोध। देखा, राजस्थान के राजा स्पष्ट तौर पर 2 भागों में विभाजित हो गए थे। किंग्स ऑफ राजस्थान वर क्लियरली डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। राजस्थान के राजा स्पष्ट तौर पर 2 भागों में विभाजित हो गए थे। किंग्स ऑफ राजस्थान वर क्लियरली डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स।
राजस्थान के राजा स्पष्ट तौर पर दो भागों में विभाजित हो गए थे। किंग्स ऑफ राजस्थान वर क्लियरली डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। स्पष्ट तौर पर दो भागों में विभाजित हो गए थे। लिख लो ए और बी, मुगल सहयोगी, मुगल विरोधी, मुगल सपोर्टर्स, मुगल ओपोनेंट्स, मुगल सहयोगी और मुगल विरोधी, मुगल सपोर्टर्स और मुगल ओपोनेंट्स। कौन कौन से दो ग्रुप है बताओ देखे। एक मुगल सहयोगियों का ग्रुप और दूसरा ग्रुप किसका, मुगल विरोधी। मुगल सहयोगी और मुगल विरोधी। अच्छा, राजस्थान में राजा कैसे बनते थे कि पिताजी की मौत हो गई, पिताजी की मौत हो गई तो सबसे ज्यादा तो यह था कि बड़ा बेटा राजा बन जाएगा। राजा मरने के बाद उसका जो बड़ा बेटा होता है वो क्या बन जाता। या कई बार ये होता है कि राजा कह के जाता भाई बड़े को नहीं बनाना, छोटे को बना देना, या छोटे को मत बनाना, बड़े को बना देना। जिसको राजा कह के चला जाता वो क्या बन जाता, राजा। क्या हमने पढ़ा कि रणमल को नहीं बना के कन्ना को बना के, राम उदय सिंह को नहीं बना के चंद्रसेन को बना के, प्रताप को नहीं बना के जगमाल को बना के। तरीका यही था कि राजा या तो बड़ा बेटा बनेगा या राजा जिसको कह के गया वो बनेगा, या प्रताप जैसे कैसे एक्सेप्शन हुआ करते थे कि राजा कह के भी गया और जनता ने उसको नहीं बना के दूसरे आदमी को बना दिया, यही होता था। पर अब राजस्थान में राजा कौन बनेगा, जिसको मुगल बादशाह चाहेगा। भाई अब एक राजा है, उसके दो बेटे हैं, उन दोनों बेटों में से कौन राजा बनेगा, तो इसका मुगल बादशाह सपोर्ट लेगा। और मुगल बादशाह को लगता है ये वाला ठीक है, ये मेरे ठीक काम आएगा, मुगल बादशाह ने किसको बनाओ। अब भले ही वो 13वें नंबर पे आता है, भले चौथे नंबर पे आता है, राजा तो वो बनेगा। अब जो मुगल बादशाह के सपोर्ट से राजा बनेगा वो डिपेंड किस पे है। अब सोनिया गांधी डिसीजन ले रही थी किसको सीएम बनाना है किसको नहीं बनाना। अब सेंटर में बेटा बेटा को नरेंद्र मोदी इस बात का डिसीजन ले रहा है कि भाई बीजेपी का सीएम कौन होना चाहिए, कौन है। यही तो है हाईकमान राजनीति, इसी को तो बोलते हैं। अभी इतना हाईकमान ने उसको तय किया है ना। अपने कई दिनों से आ रहा है कि जुलाई के अंदर हो सकता है कुछ ना कुछ फेर बदल है। अशोक जी जा सकते हैं सेंटर में, अशोक जी को बनाया जा सकता है कांग्रेस का अध्यक्ष, राजस्थान में बदला जा सकता है सीएम। पायलट कैंप वाले वैसे राजी कि पायलट साहब बन जाएंगे, अशोक जी लगे हुए कि और कुछ ही हो जाए। ये गाड़ी तो पायलट को नहीं चलाने दूंगा मैं, है ना, इसमें मेरा ही पायलट लेके आऊंगा मैं कोई ना कोई। तय कौन करेंगे, ऊपर वाले बेटे बेटे वहां से तय करेंगे। ये पंजाब में अमरिंदर सिंह को हटा दो तो सिद्धू राजी, सिद्धू ने कहा मैं बनूंगा। उन्होंने कहा नहीं बनेगा चरणजीत चन्नी। कौन बनेगा कौन तय कर रहा था ये बैठ के, हाईकमान। बस अब वो तय कर रहा, वो हाईकमान अब कौन है, मुगल बादशाह। हाईकमान कौन बन गया था, मुगल। और अब जब इस प्रकार के सीएम भी बनते हैं अपने यहां पे तो वो किस पे डिपेंड करते हैं, सेंटर पे। वह सेंटर उनको पता है, डर लगता है हमेशा कि यार सेंटर की बात नहीं मानी सेंटर कभी भी फेंक देगा। तो बस ये सेम इनके बात थी, इनको भी हमेशा लगता है कि यार अपने को तो मुगल बादशाह का साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि मान लो उसने कह दिया कि मैं मुगल बादशाह का साथ नहीं दूंगा, मुगल बादशाह ने हट दूसरे को बनाते हैं। उसके पास ताकत ज्यादा है, वो आपको कभी बैठा के दूसरे भाई को बना सकता है। इसलिए जो बनता था वो मुगल बादशाह पे आश्रित होता। किस पे आश्रित होता, तो अपने बाद में जो राजा बनने लगे वो सारे राजा मुगल डिपेंडेंट थे। कैसे राजा थे, जैसे आमेरवाड़ा मानसिंह है। आमेरवाड़ा मानसिंह अपने टाइम का दुर्धर्ष योद्धा हुआ है। मुझे लगता है उस समय भारत में आमेरवाड़े मानसिंह से बड़ा कोई योद्धा नहीं था, वॉरियर नहीं था। हल्दी घाटी का युद्ध छोड़ दो, उसके अलावा मानसिंह जहां गया है ना उसने अगले को भगा भगा के मारा है। काबुल से लेके बंगाल तक ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मानसिंह ने हराया नहीं है लोगों को। 77 वॉर लड़े थे उसने, हल्दी घाटी को छोड़ के उसके सारे जीते हुए हैं। पर वो 76 युद्ध जो उसने जीते हैं वो किसकी तरफ से, किसकी तरफ से जीते हैं। मैंने एक बीकानेर महाराजा राय सिंह बताया था आपको। राय सिंह दुर्धर्ष योद्धा है, साउथ इंडिया में खूब लड़ाइयां लड़ी, साउथ इंडिया में खूब जीत के आया, पर किसकी तरफ से, अब मुगल आश्रित राजा बनने लग गए थे। लिख लो, राजस्थान में मुगल आश्रित राजाओं की एक श्रृंखला शुरू होती है, एक श्रृंखला शुरू हुई। ए सीरीज ऑफ मुगल डिपेंडेंट किंग्स वाज स्टार्टेड इन राजस्थान या वाज इनिशिएटेड इन राजस्थान। ए सीरीज ऑफ मुगल डिपेंडेंट किंग्स वाज इनिशिएटेड इन राजस्थान। राजस्थान में मुगल आश्रित राजाओं की श्रृंखला प्रारंभ हुई, मुगल आश्रित राजाओं की श्रृंखला प्रारंभ हुई। ए सीरीज ऑफ मुगल डिपेंडेंट किंग्स वाज इनिशिएटेड इन राजस्थान। मुगल आश्रित राजाओं की श्रृंखला प्रारंभ हुई। ए सीरीज ऑफ मुगल डिपेंडेंट किंग्स वाज इनिशिएटेड इन राजस्थान। जैसे एग्जांपल लिख लो अपने, ये दोनों लिख लो, मानसिंह आमेर और राय सिंह बीकानेर। मानसिंह आमेर और राय सिंह बीकानेर। कौन कौन दो है बताओ देखे, मानसिंह आमेर और राय सिंह बीकानेर। अच्छा एक सिंपल सी बात बता दो, जब संधियां होगी तो लड़ाइयां बंद होगी या और ज्यादा होगी। लड़ाइयां बंद होगी तो कैसी व्यवस्था आएगी, शांति व्यवस्था। और शांत व्यवस्था जब भी आएगी तो कलात्मक गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज बढ़ेगी या कम होगी, तो ये अच्छी बात होगी, है ना। तो एक और लिख लो, राजस्थान में शांति व्यवस्था स्थापित हुई, पीसफुल एनवायरमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन राजस्थान। राजस्थान में शांति व्यवस्था स्थापित हुई, पीसफुल एनवायरमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन राजस्थान, जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला, विच प्रमोटेड आर्टफुल एक्टिविटीज।
जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। विच प्रमोटेड आर्टफुल एक्टिविटीज, जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। आगे बात समझे? ऊपर वाली हमने जो बातें पढ़ी थी वो प्री की बातें, नीचे वाली जो बातें पढ़ी है किसकी बातें होगी? मेंस में पूछे थी ये बातें लिखनी होती है अपने को, प्री में तो सिंपल सिंपल पूछेंगे। नागौर दरबार किसने लगाया? अकबर। कब लगाया? 1570। कौन सा तालाब बनाया? शुक्र तालाब। किसने अधीनता स्वीकार की? कल्याणमल, हरराज और उदय। मेंस में पूछे तो वो तो लिखना ही है, साथ में ये बातें और लिखनी है। आगे बात समझ में? बस सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों में, आप में RSIS वालों में और बाकियों में ये इतना सा ही अंतर है। बाकी 1570 अकबर, शुक्र तालाब और 3 राजाओं के नाम तो कांस्टेबल वाला याद करता है, पर उसको ये नहीं आते नीचे वाले 4 पॉइंट। उसको आप पूछोगे नागौर दरबार का महत्व क्या था, तो ना 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 ये रजिस्टर में ही नहीं। आगे नया राजा शुरू हो गया आपने, है ना, ये आपको ही आता है। बस ये आप में डिफरेंस यही है कि आप ये सोचने की क्षमताएं विकसित हो जाती है कि यार इतिहास का मतलब केवल घटनाओं को याद करना नहीं है। इतिहास का मतलब है कि घटनाओं से पहले की घटनाएं और घटनाओं के बाद की घटनाएं क्या है, जिन्होंने उस समय को डिसाइड किया। पहले कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से ये हुआ है, इसके बाद में कुछ हुआ होगा जो आगे की घटनाओं को और तय करता रहेगा। पहले बड़ी चीज है। अच्छा एक और सुनो, इसमें बीकानेर का कौन सा राजा अधीनता स्वीकार कर रहा है? कल्याणमल है। कौन कर रहा है? तो मेरे सामने अभी अभी कल्याणमल अपने 2 बेटों को लेके आया था इसमें। एक बेटे का नाम था राय सिंह, एक बेटे का नाम था पृथ्वीराज। कौन कौन से 2 बेटों को लाया बताओ देखिए? राय सिंह और पृथ्वीराज। अकबर ने कल्याणमल को कहा ठीक कल्याणमल जी अपने दोस्त हैं, आप तो बीकानेर पधारो वापस, दोनों राजकुमारों को मेरे पास ही छोड़ जाओ। तो दोनों राजकुमार अकबर के साथ रह गए। कौन कौन? राय सिंह और पृथ्वीराज। लेखक था, राइटर था, तो अकबर ने कहा कि पृथ्वीराज जी आप तो अपनी किताबें लिखो। राय सिंह योद्धा टाइप का बंदा था, तो राय सिंह को कहा तू आजा, तेरे को लड़ाई वड़ाइयों भेजेंगे। 2 साल, 1570 की बात है, 2 साल बाद 1572 में राय सिंह को जोधपुर भेज दिया। राय सिंह कहां भेज दिया? जोधपुर संभाल तू। राय सिंह 2 साल तक जोधपुर संभालता है, 72 से 74। कब से कब तक संभालता है? 74 के अंदर राय सिंह के पिताजी की डेथ हो गई। राय सिंह के पिताजी कौन है? कल्याणमल। तो उसने अकबर को कहा कि भाई अकबर, मैं तेरा जोधपुर संभाल रहा था, लेकिन मेरे पिताजी की डेथ हो गई, मैं तो बीकानेर में जाके क्या बनूंगा? राजा। तो राय सिंह जोधपुर खाली करता है और 74 में कहां चला जाता है? बीकानेर। अब 74 में जैसे उसने जोधपुर खाली करके बीकानेर गया, जब तक वो यहां जोधपुर बैठा रहा, चंद्रसेन चुपचाप सिवाना बैठा रहा। और जैसे ही पता चला चंद्रसेन को कि आजकल राय सिंह जोधपुर के अंदर नहीं है, तो उसने इधर जोधपुर की तरफ अटैक किया। जोधपुर की तरफ अटैक किया तो अकबर को वापस समझ में आई कि यार अब तक चंद्रसेन के अटैक नहीं हो रहे थे, क्योंकि चंद्रसेन किससे दबा हुआ था? राय सिंह। अब जैसे राय सिंह गया, चंद्रसेन ने वापस अटैक करने शुरू कर दिए, इसलिए अकबर ने वापस राय सिंह को कहा कि राय सिंह एक बार वापस जा और उधर जाके चंद्रसेन से लड़। इसलिए 74 में राजा बनने के बाद ये दोबारा आया और सोजत का किला छीनता है, लेकिन सिवाना किले पे कब्जा। तो राजा बनने के बाद तो उसने अटैक किया था, पर उससे पहले वो 2 साल यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर रह के गया था जब वो राजकुमार था। कोई पूछेगा आपसे कि बीकानेर के कौन से राजकुमार को अकबर ने जोधपुर दे दिया था? राय सिंह। कब से कब के बीच? अच्छा, ये भी अकबर राठौड़ों को आपस में लड़वाना चाहता है, क्योंकि अकबर जानता था कि बीकानेर और जोधपुर वाले राठौड़ों में आपस में बनती। अकबर जानता है कि मालदेव ने इनके बीकानेर पे क्या कर लिया था? कब्जा। तो उसने बीकानेर वालों को भड़काया कि लो मौका दे रहा हूं, मालदेव के बेटे के जोधपुर पे तुम कब्जा कर लो। चंद्रसेन राजा बना हुआ है, तुम्हें मैं जोधपुर दे रहा हूं। तो बीकानेर के कौन से राजकुमार को दिया गया था? किसको दिया गया जोधपुर? राय सिंह। लाइन छोड़ के लिखो एक, ये हो गए महत्व के पॉइंट हो गए। अलग से एक लाइन लिखना और उसको बॉक्स में बंद करना। अकबर ने बीकानेर के राजकुमार राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया था। अकबर ने बीकानेर के राजकुमार राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया था। अकबर अपॉइंटेड बीकानेर प्रिंस राय सिंह एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जोधपुर। बीकानेर के राजकुमार राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया था। अपॉइंटेड बीकानेर प्रिंस राय सिंह एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जोधपुर। बीकानेर के राजकुमार राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया था। अपॉइंटेड बीकानेर प्रिंस राय सिंह एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जोधपुर। कोष्टक में लिख लो 72 to 74, 1572 से लेके 1574। बॉक्स में बंद कर लो। अगला राजा लिख लो, उदय सिंह। वेस्ट अकाल कहां पड़ा हुआ? अब देखो चंद्रसेन की मृत्यु कब हो गई थी? 81। लेकिन अकबर ने किसी को राजा नहीं बनाया जोधपुर का, उसने उदय सिंह को राजा बनाया जाके 83। कब बनाया? तब तक अकबर ने कहा मैं खुद संभालूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। और राजा के डायरेक्ट पास में जो जमीन होती है, जमीन को बोलते हैं खालसा। क्या बोलते हैं? इसका मतलब 1583 तक जोधपुर खालसा था। 1583 तक जोधपुर क्या था? तो जोधपुर का खालसा कब टूटता है? 1583, जब जाके किसको राजा बनाया जाता है? उदय सिंह। उसने उदय सिंह को, यह नहीं चंद्रसेन 81 में मर गया, रातों रात उदय सिंह कहा कि जा तू जोधपुर संभालो। उसने कहा ना अभी और रुक,
मैं चेक करूंगा ढंग का आदमी है कि नहीं है, फिर भेजेंगे तेरे को। 83 में जाके कहा कि तू जाके वहां का राजा बन। ये उदय सिंह शरीर में बहुत मोटा था, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया मोटा राजा उदय सिंह। क्या नाम पड़ गया? आगे लिख लो बोले मोटा राजा, और इंग्लिश में मोटा राजा लिखना, यूं फेट किंग मत कर देना, मोटा राजा उदय सिंह। दो थे, एक चारण कवि थे, वो थोड़े मोटे थे, एक ये था, ये थोड़ा मोटा था। तो ये तो राजा था इसलिए कहना शुरू कर दिया मोटा राजा, उन चारण कवि को कहना शुरू कर दिया जाडा चारण। जाडा, मोटे को जाडो बोलते हैं, को तो जाडो है, तो जाडो चारण। तो दो आदमी थे, लिखो। यह मारवाड़ का पहला राजा था, ही वॉज फर्स्ट किंग ऑफ मारवाड़। यह मारवाड़ का पहला राजा था, ही वॉज फर्स्ट किंग ऑफ मारवाड़, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। वो एक्सेप्टेड मुगल सुपरमेसी, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, वो एक्सेप्टेड मुगल सुपरमेसी, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। इसकी एक राजकुमारी थी, उसका नाम था मानी बाई। क्या नाम था राजकुमारी का? जोधपुर की राजकुमारी है मानी बाई। जोधपुर का राजा, तो राजकुमारी कहां की होगी? जोधपुर की, इसलिए उसका एक और नाम है जोधाबाई। क्या नाम है उसका? भले आप मानी बाई का, तो भले क्या करो उसको जोधाबाई। इसकी शादी की गई जहांगीर के साथ। किसके साथ की गई? जहांगीर के साथ में की गई। मुगलों ने इसको एक उपाधि दी, उस उपाधि का नाम है जगत गोसाई। क्या उपाधि दी? किसको? जगत का मतलब दुनिया, गोसाई का मतलब मालकिन, दुनिया की मालकिन टाइप की वैसी उपाधि दी, जगत गोसाई। और इसका जो बेटा हुआ था, उस बेटे का नाम था आपके खुर्रम। बेटे का नाम क्या था? खुर्रम। जानते हो आप? तो उदय सिंह की राजकुमारी का नाम क्या है? वो जोधपुर की, इसलिए शादी किससे हुई? उपाधि क्या थी? बेटा कौन था? अपनी राजकुमारी मानीबाई का विवाह जहांगीर से किया। मानीबाई कोष्टक में जोधाबाई लिख लेना। ही मैरिड हिज प्रिंसेस मानीबाई टू जहांगीर। कोष्टक में जोधाबाई लिखना भाई। अपनी राजकुमारी मानीबाई का विवाह जहांगीर से किया। अपनी राजकुमारी मानीबाई का विवाह जहांगीर से किया। ही मैरिड हिज प्रिंसेस मानीबाई टू जहांगीर। मैरिड हिज प्रिंसेस मानीबाई टू जहांगीर। नीचे लिख लो मानीबाई की उपाधि बराबर जगत गोसाई। टाइटल ऑफ मानीबाई। मानीबाई की उपाधि जगत गोसाई। एक लिख लो मानीबाई का बेटा। कौन है मानीबाई का बेटा? खुर्रम, सन ऑफ मानीबाई, खुर्रम। मानीबाई का बेटा कौन था? इसलिए जब भी कोई सीरियल आता है और जब भी कोई मूवी आती है, तो वो शुरुआत के अंदर लिखते हैं हमारा इतिहास के साथ कोई भी लेना देना, यदि भूतकाल के या वर्तमान काल के किसी भी पात्र से हमारे किसी भी पात्र का संबंध पाया जाता है, तो उसे केवल और केवल संयोग या कोइंसिडेंस समझा जाना चाहिए। तो साफ साफ ही पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमने नाम जोधा अकबर रखा है, लेकिन इतिहास नहीं है। वो साफ साफ ही कहते थे कि हम जानते हैं कि भाई साहब ये झूठा नाम है, कहानी बताएंगे अंदर वो और झूठी है। ये तो अपने ही भूंगड़ हैं जो उसको सच मान के बैठे हैं। मतलब एक आदमी साफ साफ कह रहा है कि मैं अंदर झूठ दिखाऊंगा, और फिर भी अपने कहते हैं कि नहीं, फिर भी मैं सीढ़ियां उतरता हूं तब कोई ना कोई पूछता है सर जोधा पक्का जहांगीर? क्या कहूं मैं, फिर उसको कहता हूं सीरियल कम देखा कर, थोड़े ठीक रहेगा थोड़ा सेहत के लिए। तो याद रह जाएगी बात ये। इसी में बिना राजा चेंज के हेडिंग डालो, कल्ला राय मलोट। कल्ला राय मलोट। कल्ला राय मलोट सुनना देखो। चंद्रसेन, मालदेव के बेटों के नाम हमने पढ़े। मालदेव के एक बेटे का नाम क्या था? राम। मालदेव के एक बेटे का नाम क्या था? उदय सिंह। मालदेव के एक बेटे का नाम क्या था? चंद्रसेन। और मालदेव का एक बेटा और था, उसका नाम था रायमल। क्या नाम था? और मालदेव ने इनमें सब में बंटवारा किया था। मालदेव ने कहा था, राम को कहा था तू रख ले गुंदोज। क्या रख ले? पाली में जगह पड़ती है गुंदोज, तू ये रख ले। उदय सिंह को कहा तू रख ले फलोदी। क्या रख ले? चंद्रसेन को कहा तू रख ले जोधपुर। और रायमल को कहा तू रख ले सिवाना। उसने अपने चारों बेटों में राज्य का बंटवारा किया, लेकिन राजधानी कौन सी थी? जोधपुर। वो किसको मिली? चंद्रसेन। जिसको राजधानी मिलेगी वही तो राजा है, बाकी तो सामंत होंगे। तो राम और उदय सिंह ने यही कहा कि भाई बड़े हम हैं तो फिर जोधपुर हमें मिलना चाहिए, राजा तो हम बनेंगे, हम ये गुंदोज और फलोदी लेके क्यों बैठे रहे? तो राम और उदय सिंह गुंदोज और फलोदी से राजी नहीं थे। तो राम ने युद्ध लड़ा नाडोल, उदय सिंह ने युद्ध लड़ा लोहावट, लेकिन चंद्रसेन के खिलाफ पार
रायमल अपने चुपचाप मान गया। रायमल ने कहा ठीक है यार, अपने वैसे छोटे ही हैं, अपना नंबर तो तब आता जब चंद्रसेन भी बाईपास होता। तो रायमल अपना चुपचाप चला गया सिवाना। कहां पे चला गया? रायमल मर गया बाद में। रायमल मर गया तो रायमल का एक बेटा था, उस बेटे का नाम था कल्याण सिंह। बेटे का नाम क्या था? तो पहले रायमल सिवाना का सामंत होगा, और रायमल जब मर जाएगा तो उसका बेटा वहां का फ्यूडल बन जाएगा। बेटे का नाम क्या है? कल्याण सिंह का हमने शॉर्ट नाम बना दिया। किसका बेटा है ये? इसलिए क्या लगा दिया? रायमलोत। क्या लगा दिया? तो क्या नाम हो गया बंदे का? कल्ला रायमलोत। कल्ला तो किसका शॉर्ट फॉर्म हो गया? कल्याण सिंह। रायमलोत क्यों लगा नाम के आगे? रायमल का बेटा है ना। रायमल किसका बेटा है? खुद रायमल किसका बेटा है? मालदेव। रायमल को कौन सा वो ठिकाना दिया गया था? तो बाद में कल्ला रायमलोत को भी कौन सा ठिकाना मिला है? तो कल्ला रायमलोत कहां का सामंत है? और हम कह सकते हैं मोटा राजा उदय सिंह के भाई का बेटा है। मोटा राजा उदय सिंह का भतीजा हो गया। लिखो। हाँ, क्यों करे? सारे भाइयों को करना जरूरी है। बस देखो, यह है सिवाना का सामंत था। ही वॉज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सिवाना। यह है सिवाना का सामंत था। ही वॉज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सिवाना। यह है सिवाना का सामंत था। ही वॉज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सिवाना। यह है मोटा राजा उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा था। ही वॉज सन ऑफ रायमल, ब्रदर ऑफ मोटा राजा उदय सिंह। ही वॉज सन ऑफ रायमल, ब्रदर ऑफ मोटा राजा उदय सिंह। यह मोटा राजा उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा था। अब जब उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, उदय सिंह खुद ही अकबर के दरबार में चला गया, तो सामंत वगैरह तो अपने आप ही चले जाएंगे। अब बादशाह अकबर ये करता कि जो बड़ा राजा जाता उसको कहता भाई तू तो बन जा मेरे 3000 का मनसबदार, और छोटे सामंत जाते उनको किसी को कहता तू 1000 का बन जा, किसी को 1500 का बन जा, किसी को 2000 का बन जा। मैंने बताया था कि मुगलों के दरबार में जितने लोग रहते थे उन सबको क्या बनाया जाता था? मनसब। तो सारे वहां मनसबदार बने हुए। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ। अकबर दरबार में बैठा, राजा महाराजा सारे बैठे हुए सामने की तरफ। बूंदी का राजा हुआ करता सुरजन। बूंदी का राजा कौन था? और अकबर ने एक दिन यूं बैठे बैठे बातों में कहा और सुरजन जी क्या हाल चाल है? सुरजन ने कहा बस सब ठीक है, बादशाह की दया है। यार सुरजन, मैंने सुना यार तुम्हारी राजकुमारी शादी योग्य है। सुरजन की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था भानकंवर। क्या नाम था? यार तुम्हारी राजकुमारी शादी योग्य है। सुरजन ने कहा हाँ साहब आपने सही सुना, और राजकुमारी की शादी करनी है। तो कहा जहांगीर से सगाई कर दो। किससे सगाई कर दो? मेरे बेटे के साथ सगाई कर दी जाए जहांगीर से। सुरजन सगाई करना नहीं चाहता, पर सुरजन इस बात को जानता है कि बादशाह अकबर को बादशाह के दरबार में बैठ के मना करने का मतलब है शाम से पहले पहले बादशाह पकोड़े बना खा जाएगा। तो वहां बैठ के मना कैसे कर सकते हो आगरा में बैठ के आप? और सुरजन को लगा कि अब यार क्या कहूं मैं, और उसके हाथों हाथ क्विक रिप्लाई आया उसके दिमाग में, अरे सर इतना लेट बताया आपने। क्यों? तो मैंने कर दी सगाई। आप पहले कहते तो मैं जहांगीर के साथ कर देता, पर अब तो हम कर चुके हैं सर। अकबर को उसके चेहरे से लगा कि झूठ बोला है। अकबर ने हाथों हाथ वापस रिप्लाई किया कि किसके साथ की है? सुरजन फिर फंस गया, अब यार क्या जवाब दें, किसके साथ की? उसने दरबार में देखा सारे के सारे लोग जो थे अकबर के सामने हेड डाउन करके बैठे हुए। एक कल्ला रहमलोट टांग पे टांग देके मुंह बंट लगा रहा था। उसने कहा कल्ला रहमलोट से किए, और कल्ला रहमलोट जैसे सुना कि मेरा नाम दिया, उसने कहा हाँ अभी तो हुई थी। अभी 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 10 दिन पहले ही की थी। अकबर को दोनों के चेहरों से लगा कि दोनों झूठे हैं, पर अब क्या करे? लड़की का बाप करा, मैं लड़की की सगाई हो गई, जिसे हुई है वो करा हाँ मेरे साथ हुई है। तो अकबर ने यूं चेहरे पे झूठी हंसी लाते हुए कहा कि यार कल्ला जी ऐसे भी क्या करते हो यार, और जब सगाई हो गई तो हमें ही बता देते यार, पार्टी वार्टी दे देते। कल्ला रहमलोत ने कहा सर वो थोड़ा जल्दबाजी थी, पंडित जी ने ग्रह नक्षत्र थोड़े से बताए थे, फटाफट में करनी पड़ गई। बाकी पार्टी क्या बात है, शाम को 8 बजे आ जाओ, आज चिल कर लेंगे अपने तो। पर अकबर यूं परेशान सा हो गया उनकी बातें सुन के, और अकबर ने 5-7 मिनट तो और बैठा रहा दरबार में। फिर अकबर ने कहा यार आज थोड़ा सा तबीयत मेरी खराब ही है, और 10 दिन बाद में मिलेंगे, जाओ एक बार दरबार कैंसिल। अब सारे बाहर आए, सब राजाओं को समझ में आ गई बात कि आज अकबर को बना गई है दोनों। बाकी वाले राजा एक दूसरे के कौन मार मार के हंस रहे। दोनों सुरजन के कल्ला रहमलोत देखेंगे आज तो ये बातें। सुरजन ने कल्ला रहमलोत को साइड में लिया, और कल्ला रहमलोत कहा बातों बातों में सही, लेकिन मैंने मेरी राजकुमारी भानकंवर की सगाई तेरे साथ कर दी। अब तू फटाफट बूंदी जा और जाके वास्तव में सगाई करके आ जा, वरना किसी ने अकबर के कान भर दिए और पंगा हो जाएगा। कल्ला रहमलोत रातों रात 7 समंदर पार करता बूंदी यार, बूंदी किसे सगाई करके चला गया। 10 दिन बाद दरबार वापस लगा, कल्ला रहमलोत सामने फिर बैठा, और अकबर को कल्ला रहमलोत नहीं सुआए। तो अकबर ने कल्ला रहमलोत का ट्रांसफर कर दिया लाहौर। कहां ट्रांसफर कर दिया? लाहौर में पहले से गवर्नर था। राजा के बादशाह के नीचे जो बंदे हुआ करते उनको बोलते सूबेदार। क्या बोलते? सूबा। सूबा मतलब राज्य। राज्य क्या बोला करते थे? सूबा। तो इसको सूबा मिलेगा, वो क्या हो जाएगा? तो वहां एक सूबेदार तो पहले से था, तो इसको कहा कि तू नीचे जाके वहां पर उप मुख्यमंत्री बन जा, सचिन पायलट बन जा तू वहां का जाके अपने ना उप सूबेदार। क्या बन जा? नायब सूबेदार बोलते, नायब सूबेदार जाके बन जा। तो ये वहां का वाइस गवर्नर, डिप्टी गवर्नर बन गया वहां का जाके, उप कप्तान बन गया वहां का। कल्ला रहमलोत की वो जो लाहौर वाला गवर्नर था, उससे थोड़े दिनों बाद में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई, और कल्ला रहमलोत ने उस लाहौर के गवर्नर को मार दिया।
आप अपने सीनियर को मार देते हो, ये बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन है। बादशाह ने आपको वहां की व्यवस्था संभालने के लिए भेजा, आपने उस आदमी को मार दिया। कल्ला रहमलोत जानता था कि अब अकबर पकड़ के अपने को मारेगा, इसलिए कल्ला रहमलोत उसको मारने के बाद लाहौर से सिवाना आ गया, चुपचाप सिवाना आगे बैठ गया। अकबर ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, अकबर चुपचाप ही बैठा उधर। तो कल्ला रहमलोत लगा यार अकबर एक्शन ही नहीं ले रहा। उल्टा अकबर ने 2-3 महीने बाद मैसेज किया कि कल्ला जी मेरे से एक बार आगरा में आके मिल लो। कल्ला मिलने गया तो अकबर आगे चल के गले लगाता, शाबाश कल्ला शाबाश मेरे चीते, इसीलिए भेजा था यार तेरे को मैंने लाहौर। वो तो लिचड़ आदमी था, मरना ही था, मैं मारता मेरे हाथों से, पर मुझे पता था कल्ला जी ये काम कर देंगे, इसलिए आपने। और वेरी गुड, प्रमोशन करो भाई कल्ला जी का, कल्ला जी वहां के गवर्नर है। और कल्ला राठौड़ को लगे कि यार समस्या तो गंभीर है, दाल में काला तो है, अकबर इतनी तारीफें करता नहीं है किसी की। और बैठो बैठो कल्ला जी बैठो, और घर पे सब राजी खुशी, मम्मी की ना आपकी तबीयत ठीक रहती है, सब बादशाह की दया यार, बादशाह की जिस पे कृपा उसके घर के अंदर किस बात की कमी हो सकती है। और बताओ कोई, सब सब ठीक है आपकी कृपा से। मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन शादी हो गई। उसने कहा अच्छा, दुख है पेट बतावे मत हो, समस्या कहीं और है, समस्या बता कुछ दूसरी रहे, दाल में काला नहीं है तो दाल ही पूरी। उसने कहा हाँ साहब सही बात है, बहन की शादी करनी है, तो कर जहांगीर के साथ। भाई यही तो हुआ था कि बहन कमर की सगाई उस दिन जहांगीर के साथ हो जाती, लेकिन बीच में कौन आ गया, कल्ला। तो कल लो अब कल्ला को बताया जाए और इसकी बहन की शादी किससे कर दी जाए। कल्ला रहमलोत ने कहा साहब मेरे लिए तो बहुत ऊंची बात होगी कि मैं मेरी बहन की शादी किसके साथ करूं, जहांगीर। भाई मैं छोटा मोटा सामंत हूं, किसी बादशाह के साथ किसी बड़े राजा के साथ मैं तो करने की सोच ही नहीं सकता, पर आपके लिए शर्मिंदगी है, आप किसी बड़े राजा में करो, बड़े बादशाह में करो, बड़े सुल्तान नवाब में करो, आप क्या छोटे मोटे सामंतों में रिश्तेदारियां कर रहे हो। और अकबर ने कहा कि ना ना ना, इसमें छोटा बड़ा क्या होता है, लड़की में गुण अच्छे होने चाहिए, परिवार के संस्कार अच्छे होने चाहिए, हमको दहेज नहीं। अपने घर वाले भी ऐसे डायलॉग मारते हैं, गांव में ऐसे डायलॉग होते हैं, बाद में दहेज वाली लिस्ट बना बना के बेचते हैं। हाँ फिर यूं एक एक हमारे तो इसका भी कपड़े आने चाहिए, इसके झुमके आने चाहिए, इसकी अंगूठी आनी चाहिए, लंबी लंबी लिस्टें बनाते हैं। तो अकबर ने वो सेम की सेम बात कही। अब कल्ला रहमलोत क्या करता था, कल्ला रहमलोत ने बाद में कहा सर मेरे पास पैसे नहीं शादी के। अकबर ने कहा जीते चाहिए ले जा, शादी की तैयारियां कर। वहां से पैसे लाया कल्ला रहमलोत, आगे सिवाना के किले का पुनर्निर्माण करवाया, ऊंचा ऊंचा करवाया सिवाना किले को। फिर अकबर के पास मैसेज किया कि सर बारात भेज दो, पर सर प्लीज एक बात और सुन लेना, सर मेरी व्यवस्था नहीं है ज्यादा सिवाना में, छोटा सा ही गांव है हमारा, तो बारात बड़ी मत भेज देना वरना रखूंगा कहां। अकबर को लगा ये मान गया, ये बहुत बड़ी बात है। अकबर ने कहा एक तो आ रहा है जहांगीर, 4 आएंगे दोस्त, केवल 5 आदमी, मैं खुद ही नहीं आ रहा, अब तो करेगा ब्याह। अब दोस्त के दूल्हे के साथ 4 दोस्त तो होने चाहिए कम से कम। कल्ला ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं सर, 10 भेज दो बोले दोस्तों, कोई बात नहीं भेजो आप तो। उधर से जहांगीर आया, जहांगीर के साथ 4 दोस्त हो रहे। पहले क्या बारात जब आती तो बारात का सामने जाके स्वागत करते, उसको बोलते समेड़ा। क्या बोलते, अभी भी होता है समेड़ा, पर पहले क्या होता था गांव के बाहर ही कर लेते थे। देखो समेड़ा शब्द उससे बना, सामने जाके मिलना, सामने जाके मिलना, इसलिए क्या बोलते थे। अब तो क्या भाई होता पहले ये था कि भाई ये जगह है, अब इस जगह से 4 रास्ते जा रहे हैं, एग्जैक्टली गांव की लोकेशन वगैरह पता नहीं होती थी, तो गांव वाले पहले ही बाहर जाके खड़े हो जाते, बारात आती है उस बारात का स्वागत करते कहते लो भाई हमारे साथ साथ आ जाओ, अपने गांव वाली रोड ये। आजकल सबको लोकेशन पता होती है, तो बारात चुपचाप पहले अपने डेरे पे आई जाती है और तब जाके लड़की वाले जाते हैं, तब जाके मिल लेते। सेम ही बात हो गई। तो सामने जाके मिलने को क्या बोला करते थे, लिख लो, सामेला बराबर बारात का स्वागत करना, वरना आरपीसी सवाल पूछेगी सामेला क्या है, घूमर नृत्य के दौरान पहने जाने वाले कपड़े, सामेला बराबर लिख लो बारात का स्वागत करना, टू वेलकम बारात। लिख लिया। तो भाई कल्ला रहमलोत किसका सामेला करने के लिए गया, जहांगीर। जहांगीर की बारात है, जहांगीर तन के बैठा हुआ एकदम, दोस्त 2 इधर बैठे 2 इधर बैठे, और ज्यादा तन के बैठे हुए। जहांगीर के कपड़ों से ज्यादा सुंदर कपड़े उन्होंने और पहन रखे। ये दूल्हे के दोस्तों को हमेशा गलत फहमियां होती है, दूल्हे के दोस्त पूरे सज धज के आते हैं, उनको लगता है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम है और आज लोग हमें देखेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं। हमेशा शादी में लोग किसको नोटिस करते हैं, केवल और केवल दूल्हे करते हैं, दूल्हे के दोस्तों को कोई भी देखता नहीं। फिर दूल्हा भी हमेशा इंटेलिजेंट होता है, दूल्हा हमेशा अपने साथ उन दोस्तों को रखता है जो उससे शकल में बुंडे होते हैं, और दूल्हा जानता है ज्यादा हैंडसम को ले लिया फिर लोग इसको देखेंगे। तो यदि आपका कोई दोस्त दूल्हा बनते टाइम आपको कहे कि तू मेरे साथ रहना, तो आप समझ लेना वो आपके प्रति कैसी नीयत रखता है, वो ये सोच रहा है कि भूंडा आदमी है कौन देखेगा इसको। तो आप नहीं भाई साहब मैं दूल्हे के साथ मरा ही नहीं रहूंगा, आपने नहीं रहना भाई। जो जहांगीर बैठा एकदम तन के बैठा, भाई दूल्हा है वो, उधर से कल्ला रहमलोत सामेला करने के लिए आया, उसने आते ही जहांगीर के गले में जूतों की माला पहनाई। फिर जहांगीर को 4 दोस्तों को कूटा पकड़ के उसने कहा करे ना तुम्हारे बाप को जाके नहीं किया ब्याह। जहांगीर बेचारा भागा वहां से, किसी पहले एसटीडी पीसीओ से जाके उसने अकबर को फोन किया कि डैडी किधर भेज दिया, यहाँ पे शेरवानी फाड़ दी, मेरे दोस्तों को तो मुर्गा बना रखा उसने। अरे वहां तेरे को शादी के लिए भेजा हुआ, तेरे को साला जी कल्ला रहमलोत उनसे बात कर रहा, उसी ने पीटा हमें। आप मुगल शहजादे को इस प्रकार बुला के बेइज्जती नहीं कर सकते। अब अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को मैसेज किया, मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर का राजा ताऊ लगता कल्ला रहमलोत का। उसने कहा मोटा राजा उदय सिंह मैं नहीं जानता कैसे होगा और कैसे नहीं होगा,
साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण कल्ला रामलोथ की लाश थी है। फिर मुगलों ने एक बड़ा हमला किया। कल्ला रामलोथ जानता था कि इतने बड़े हमले को झेल नहीं पाऊंगा, इसलिए कल्ला रामलोथ साका कर लेता है। ये सिवाना का दूसरा साका था। पहला साका हम पढ़ चुके हैं, सातल सोम। दूसरा किसने किया? कल्ला रामलोथ। साके में दो चीज होती है, एक होता है जोहर और एक क्या होता है? जब यहां पर ये बात आई तो कल्ला रामलोथ की शादी नहीं हुई थी, तब तक वो सगाई हुई थी। तो कल्ला रामलोथ जब यहाँ पे साके की तैयारियां कर रहा था तो भान कंवर ने मैसेज किया, और भान कंवर ने कहा कि मैंने सुना है कि सिवाना में साका होने वाला है। कल्ला रामलोथ ने कहा कि हाँ सही बात है, तो तुम्हारा जोहर कौन करेगा? तो उसने कहा भाई मेरी शादी हो रखी होती तो मेरी पत्नी करती, अब शादी नहीं हो रखी तो घर की कोई सीनियर महिला होगी वो कर लेगी जोहर, उसमें क्या है? उसने ऐसे कैसे नहीं है, हिंदू धर्म कहता है कि सगाई अपने आप में आधा विवाह है, और मेरी और तुम्हारी सगाई हो रखी है इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी हूं। वो कुमारी लड़की बूंदी से सिवाना आती है, वो इस जोहर को लीड करती है। राजस्थान ऐसी वीरांगनाओं के कारण धन्य है। एक लड़की जिसकी शादी भी नहीं हुई थी पर उसे लगता था कि मुझे मेरी परंपराओं का निर्वहन करना, वो बूंदी से सिवाना आ गई थी। तो जोहर कौन करता है? कौन करता है? भान को लिखो। 1589 ईस्वी में इन 1589 एडी, 1589 ईस्वी में इन 1589 एडी अकबर ने सिवाना पर आक्रमण किया। अकबर अटैक ऑन सिवाना। अकबर ने सिवाना पर आक्रमण किया। ये आया था मोटा राजा उदय सिंह, यही गए थे इधर से। अकबर ने सिवाना पर आक्रमण किया। अकबर अटैक ऑन सिवाना। इस समय सिवाना का दूसरा साका हुआ, सेकंड साका ऑफ सिवाना वाज हैपेंड दिस टाइम। इस समय सिवाना का दूसरा साका हुआ, सेकंड साका ऑफ सिवाना वाज हैपेंड दिस टाइम। इस समय सिवाना का दूसरा साका हुआ, सेकंड साका ऑफ सिवाना वाज हैपेंड दिस टाइम। भान कंवर ने जोहर किया। भान कंवर कमिटेड जोहर। कहां की राजकुमारी थी भान कंवर? भान कंवर ने जोहर किया। भान कंवर कमिटेड जोहर। कल्ला रामलोथ के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ कल्ला रामलोथ। कल्ला रामलोथ के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ कल्ला रामलोथ। कल्ला रामलोथ के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ कल्ला रामलोथ। अब एक बात और सुनो देखो। मैंने आपको बताया था कि बीकानेर वाला कल्याणमल जब संधि करता है अकबर के साथ 1570 के नागौर दरबार में, तो अपने दो राजकुमारों को उसके पास ही छोड़ गया था। एक राजकुमार का नाम क्या था और एक राजकुमार क्या था? और मैंने कहा था पृथ्वीराज लेखक था, इसलिए वो तो किताबें लिखने का काम करने लग गया। राय सिंह योद्धा था तो उसको क्या संभलवा दिया गया? जोधपुर। और जोधपुर में कब से कब तक रहा था? ये बात पड़ी अब। तो उसका लेखक जो बेटा है वो बेटा कौन सा है? तो पृथ्वी, ये बीकानेर का राजकुमार है। बीकानेर में कौन से वंश का राज है? राठौड़। और जोधपुर वाले राठौड़, तो ये भी कौन हो गए? राठौड़। तो ये जो पृथ्वीराज राठौड़ था, ये जब साका हुआ 1589 वाला, उससे थोड़े दिन पहले कल्ला रामलोथ से मिलता है। किससे मिलता है? और इसने कल्ला रामलोथ को कहा कि यार कल्ला तू चला चला के क्यों पंगे लेता है? उसने कहा क्यों अंकल, क्या कर दिया? कल्ला रामलोथ का अंकल लगता पृथ्वीराज राठौड़ी। तो उसने कहा यार पहले तो वहां जो उस दिन बात आई थी अकबर के दरबार में कि उस बूंदी वाली राजकुमारी की सगाई किसके साथ हुई, तूने हाँ क्यों भरी? तू कह देता मेरे साथ नहीं हुई, सुरजन झूठ बोल रहा है। फिर तेरे को लाहौर भेजा और वहां तूने उस गवर्नर को मार दिया। फिर तू सिवाना में जहांगीर की बारात मंगवाता है, पहले तो बुलवाता है और फिर जहांगीर को कूटता है। यहाँ पे बादशाह खार खाया हुआ बैठा है, बादशाह काटेगा अब तेरे को, मारेगा बादशाह। कल्ला रामलोथ ने कहा अंकल मैंने तो खुद नहीं कफन खरीद रखे हैं और मैं तो बांध के घूमता हूं कि जहां मारे वहां लड़ लेंगे अपने, तो कोई बात नहीं है। आप एक काम कर सकते हो क्या मेरा? पृथ्वीराज ने कहा बता क्या काम करना है? कि आप मेरे मरसिए लिख दो। क्या लिख दो मेरे? मरने के बाद में किसी पर जो गीत या दोहे लिखे जाते हैं उनको बोलते मरसिए। कोई मर जाता उसके बाद उस पर जब कोई गीत लिखा जाता, कोई दोहा लिखा जाता, कोई छंद लिखा जाता, कोई कविता लिखी जाती, उनको क्या बोलते? नाम से पता चलता मरसिए। मरने के बाद जैसे कोई एक योद्धा है, युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, कोई वॉरियर है, युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, तो उसकी वीरता पे जो दोहे लिखे जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? तो ऐसे जो दोहे होते हैं उनको क्या बोला करते थे? मरसी। तो उसने कहा कि अंकल आप तो कवि हो यार, आप तो लेखक हो, आप मेरे मरसिए लिख दो। पृथ्वीराज ने कहा ठीक है लिख दूंगा तेरे मरने के बाद में। उसने कहा मरने के बाद नहीं, आज लिखो अभी। अरे यार अभी तो मेरे सामने जिंदा बैठा है, फिर तो जिंदा सी हो जाएंगे, फिर मरसिए कैसे होंगे? और वो तो कवि चेक करता है कि बंदा कैसे लड़ा था, कितनी देर तक लड़ा था, कैसे लड़ा था, घोड़े पे बैठ के लड़ा, हाथी पे बैठ के लड़ा, भाले से लड़ा, तलवार से लड़ा, कितने लोगों को मार के मरा, गर्दन कटने के बाद कितनी देर तक लड़ा। तो मैं चेक करूंगा यार तू कैसे लड़ेगा, मुझे क्या पता तू भाग जाए, मैं किस बात की बहादुरी पे लिखूं। उसने अंकल चिंता मत करो, आप जैसे जैसे लिखोगे मैं वैसे वैसे लड़ाई कर लूंगा। कटिया पहला कोड स्यूं गाथ सुनी निज आए। कटिया पहला, कटने से पहले कोड स्यूं, कोड जानते हो चाव, कहते कोड करना किसी चीज का। कटिया पहला कोड स्यूं कि कटने से पहले बड़े चाव से गाथ सुनी नहीं जाए। गाथ मतलब गाथा, गाथा मतलब कहानी। उसने अपनी कहानी को बड़े चाव से, बड़े कोड से सुना। जिन बिद कवि जतावी उन बिद कटी हो जाए। जैसे जैसे कवि ने लिखा था कि तुम्हें ऐसे लड़ाई करनी चाहिए, उसी प्रकार वो कट के मर गया था। कौन आदमी था?
कल्ला रायमलो, तो उसके मर्सी कौन लिख रहा है? पृथ्वीराज राठौड़। कहां का राजकुमार है पृथ्वीराज राठौड़? बीकानेर। तो कहां का था? लिख लो। पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रायमलोथ के मर्सिये लिखे थे। पृथ्वीराज राठौड़ रोट एलगीज ऑफ कल्ला रायमलोथ। पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रायमलोथ के मर्सिये लिखे थे, रोट एलगीज ऑफ कल्ला रायमलोथ। पृथ्वीराज राठौड़ रोट एलगीज ऑफ कल्ला रायमलोथ। पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रायमलोथ के मर्सिये लिखे थे, रोट एलगीज ऑफ कल्ला रायमलोथ। कल्ला रायमलोथ के क्या लिखे थे? मर्सिये लिखे थे। अगला राजा लिखो, गज सिंह। अगला राजा कौन है? गज सिंह। गज सिंह को जहांगीर ने एक उपाधि दी थी, उस उपाधि का नाम है दलथंबन। क्या नाम है? दल का मतलब होता है सेना, दल का मतलब क्या होता है? थंबन का मतलब रोकना, कहते हैं थामना। थामना मतलब क्या हो गया? रोकना। सेनाओं को रोकने वाला जो राजा, इसलिए उसकी उपाधि क्या होगी? दलथंबन। किसको उपाधि मिली? गज सिंह। किसने दी? लिख लो, जहांगीर ने इसे दलथंबन की उपाधि दी थी। जहांगीर गेव हिम टाइटल ऑफ दलथंबन। जहांगीर ने इसे दलथंबन की उपाधि दी थी। जहांगीर गेव हिम टाइटल ऑफ दलथंबन। इसके दो बेटे थे। जो बड़ा बेटा उसका नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? जो छोटा बेटा उसका नाम है जसवंत सिंह। कौन कौन दो बेटे हैं बताओ देखे? अमर सिंह और जसवंत सिंह। अमर सिंह बड़ा बेटा है, योग्य, बहादुर, पराक्रमी। एक राजा में जितने गुण होने चाहिए वो सारे गुण किसमें थे? तो निश्चित है, स्वाभाविक है ये कि गज सिंह के मरने के बाद में अगला राजा कौन बनेगा? जसवंत सिंह छोटा था पर स्मार्ट था, और इसको लगता था कि यार मैं राजा कैसे बन सकता हूं, भैया को बाईपास करके मेरे को राजा कैसे बनाया जा सकता है। तो लगा यदि कोई मेरी सिफारिश करे, रिकमेंड करे मेरे को, यार इसको राजा बनाओ, तो नंबर आ सकता है। अब रिकमेंड ऐसे बंदे से करवाया जाए जिसकी बात गज सिंह माने। हर कोई जाके तो इसको राजा बना, जो गज सिंह भगा देगा उसको। तो उसने नोटिस करना शुरू किया कि यार पापा सबसे अधिक बात किसकी मानते हैं। और धीरे धीरे उसको पता चला कि पापा की गर्लफ्रेंड है अनारा बेगम। क्या नाम था? और का पापा अपनी गर्लफ्रेंड की बात कभी नहीं टालते, अनारा बेगम की कोई बात नहीं टालते हैं। उसने कहा ये यदि अपनी सिफारिश कर दे तो मामला बन जाए। एक दिन जसवंत सिंह जो था अनारा बेगम के रूम के बाहर जाके खड़ा हो गया सुबह सुबह। अनारा बेगम जैसे बाहर निकले, सुबह अपने उठ के बाहर आए आंखें मसलते हुए, तब जसवंत सिंह बाहर चप्पलें लेके हाथ में खड़ा था, स्लीपर लिया हुआ। अनारा बेगम अरे 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 आप जोधपुर के राजकुमार हो, इसे क्या कर रहे हो, और ये चप्पलें क्यों हाथ में उठा के नीचे रखो। और जसवंत सिंह कुछ ही नहीं बोला, आगे बढ़ा, स्लीपर उनके पैरों के अंदर पहनाए, चरण स्पर्श किए, और कहा इसमें चप्पलें उठाने की क्या बात होगी? अरे मैं आपके पापा की दासी हूं, मेरी चप्पलें कैसे उठा सकते हो? ना, आप पापा के साथ रहते हो, मेरी मम्मी हो, और मम्मी की चप्पलें उठाने में कोई भी हर्ज है? आप तो तबीयत वगैरह ठीक रहती है आपकी? मैंने बीच में सुना था कोई गठिया हो गया, बिस्का धीराज को बुला के लाऊंगा, कोई दवाइयां लानी हो तो मुझे बता देना। अनारा बेगम बड़े इंप्रेस हुए, देखो बच्चा है लेकिन फिर भी कितना इंटेलिजेंट है। अब जसवंत सिंह आता जाता सुबह शाम मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक में अनारा बेगम को नमस्ते करे, नमस्ते मम्मी, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना आप। अमर सिंह पहली बात उधर आता ही नहीं था, और कभी आया तो उसने अनारा बेगम को नमस्ते नहीं किया। तो अनारा बेगम को लगने लग गया कि इन दोनों में से इंटेलिजेंट या अच्छा बच्चा यदि कोई है तो वो कौन है। और उसने एक दिन गज सिंह को कहा कि गज सिंह जी आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। गज सिंह जी ने कहा मैंने आज तक कौन सी बात टाली है तेरी, सारी मान ही लेता हूं। और उसने कहा कि आप जोधपुर का राजा किसको बना दो। और गज सिंह नहीं 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 ये नहीं हो सकता, और ये क्या तरीका है, अमर सिंह बड़ा है, योग्य है, बहादुर है, पराक्रमी, वही बनेगा, और जसवंत सिंह क्यों बना? ना ना ये बात मैं नहीं मानूंगा। और अनारा बेगम ने कहा बस यहां आदमी पिघल ही जाता है, ठीक है तुम कह रही है तो राजा किसको बनाएंगे। पर अब अमर सिंह बड़ा, उसका क्या किया जाए, तो उसको एक छोटी सी जागीर दी गई, नागौर। क्या दिया गया? तो नागौर छोटा राज्य था, ये तो बड़े बेटे को दिया गया। बड़ा बेटा कौन है? मारवाड़ या जोधपुर बड़ा राज्य था, ये छोटे बेटे को दिया गया, वो कौन है? देखो अनारा बेगम के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ अनारा बेगम, समझोगे ना अनारा बेगम कौन है? अनार खिला गई है। अनारा बेगम के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ अनारा बेगम, गज सिंह ने अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया। गज सिंह अपॉइंटेड हिज यंगर सन जसवंत सिंह एज किंग ऑफ जोधपुर। गज सिंह ने अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया। गज सिंह अपॉइंटेड हिज यंगर सन जसवंत सिंह एज किंग ऑफ जोधपुर। हिज यंगर सन जसवंत सिंह एज किंग ऑफ जोधपुर। अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया।
तथा बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर दिया गया। नागौर वॉज गिवन टू एल्डर सन अमर सिंह। तथा बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर दिया गया। नागौर वॉज गिवन टू एल्डर सन अमर सिंह। बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर दिया गया। नागौर वॉज गिवन टू एल्डर सन अमर सिंह। अगला इसे राजा मत चेंज करना, इसी में हेडिंग डालो अमर सिंह राठौड़। राजा मत चेंज करना। कौन है अगला बंदा? अमर सिंह राठौड़। एक लाइन तो लिख लो, यह है नागौर का राजा था। ही वॉज किंग ऑफ नागौर। यह नागौर का राजा था। ही वॉज किंग ऑफ नागौर। कहां का राजा था? नागौर जब राज्य बन गया तो नागौर की जो बाउंड्री थी ये इधर बीकानेर के लगने लग गई। नागौर की बाउंड्री किसके टच होने लगी? नागौर साइड में गांव पड़ता, उस गांव का नाम था जखनिया। क्या नाम था गांव का? और बीकानेर साइड में गांव पड़ता, उस गांव का नाम था सीलवा। कौन सा गांव है? नागौर बीकानेर की बाउंड्री लगती है। नागौर साइड का जो गांव है उसका नाम तो क्या है? जाखनी। और बीकानेर साइड में जो गांव है उसका नाम क्या है? इधर कोई बीकानेर वाला किसान था, उसके खेत में एक मतीरे की बेल थी। किसकी बेल थी? मतीरा सुना होगा, वाटरमेलन। मतीरे की बेल थी उसमें। उस मतीरे की बेल का मतीरा जाके लगा कोई यहां पर, बेल तो बेचारी ऐसे ऐसे जाती है, कोई दीवार वगैरह तो होती नहीं थी राज्यों के बीच में। भाई सीमाओं का निर्धारण इससे था कि यहां तक का टैक्स लेता है नागौर और यहां से आगे का टैक्स कौन लेता है? बीकानेर। इसका मतलब यहां से बीकानेर शुरू हो गया, नागौर क्या हो गया? खत्म। तो ये बीकानेर वाले किसान के खेत में मतीरे की बेल, मतीरा जाके लगा यहाँ पे। तो बीकानेर वाला वो किसान तो कहेगा मतीरा मेरा है क्योंकि बेल मेरी है। नागौर वाले किसान ने कहा कि लगा हमारी तरफ है तो मतीरा हमारा है। इस बात को लेकर दोनों किसान लड़ लिए मतीरे के चक्कर में। गांव में होती है लड़ाइयां, तो बहुत कॉमन लड़ाई है। उस मतीरे के चक्कर में दोनों किसान लड़े, उनके परिवार लड़ लिए। मतलब परिवार लड़े तो दोनों गांव आमने सामने हो गए। कौन कौन से दो गांव? जाखनी। और फाइनली राजाओं ने अपनी सेनाएं लगा दी। मतीरे के लिए दो राज्य लड़ पड़े थे आपस में। कौन कौन से राज्य हैं? बीकानेर और। तो इस लड़ाई का नाम ही पड़ गया मतीरा राड। क्या नाम पड़ गया? गिरी सुमेल के ठीक 100 साल बाद। गिरी सुमेल कब हुआ था? 1544। ये कब हो रहा है? किस बात को लेके? रा रे री मतलब का के की, राड का मतलब होता है लड़ाई। राड का मतलब क्या होता है? तो आप मतीरे का युद्ध है एक तरीके से, पर फिर भी इंग्लिश में वैसे नहीं लिखना बैटल ऑफ वाटरमेलन, है ना। अंग्रेजी में अपने ये लिखना मतीरा राड। किसकी राड है? कौन कौन से राज्यों के बीच में? नागौर और। नागौर का राजा कौन है? और बीकानेर का राजा हुआ करता कर्ण सिंह। बीकानेर का राजा कौन था? कौन कौन से गांवों की सीमाओं पर लड़ा गया? जाखनिया और। जैसे मैंने बोर्ड पे उतार रखा है ऐसे उतार लो एक बार। कौन सी लड़ाई है नाम बताओ देखे? मतीरा राड। कौन कौन से राज्यों के बीच में? नागौर और बीकानेर। बीकानेर का राजा कौन है? कर्ण सिंह। नागौर का राजा कौन है? अमर सिंह। कौन कौन से राज्यों की सीमाओं पर यह लड़ाई हो रही है? जाखनिया और सीलवा। नागौर की तरफ कौन सा गांव है? जाखनिया। और बीकानेर की तरफ कौन सा गांव है? सीलवा। किस बात को लेकर लड़ रहे हैं? हाँ? तो रुक जाओ, अभी मतीरा खिला दूंगा सबको। तुम कहां की हो? करौली। फिर कोई जीते ना, क्या मतलब है? करौली वालों को तो मतीरा मिलना नहीं, या तो बीकानेर वालों को मिलेगा या किसको मिलेगा ना। मैं बीकानेर का हूं इसलिए हम जीतेंगे, लिखो। इस युद्ध में कर्ण सिंह की जीत हुई, मतीरा हमें खाना है। इस युद्ध में कर्ण सिंह की जीत हुई, कर्ण सिंह वन दिस बैटल। तो करौली वाले फालतू में पंचायती कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं बीच वाला, आप तो बीच में नहीं हो तो साइड में पड़े हो, बीच में कोई दूसरा है। इस युद्ध में कर्ण सिंह की जीत हुई, कर्ण सिंह वन दिस बैटल। एक राइटर वे काशी छंगानी। कौन राइटर है? काशी छंगानी नाम करके एक राइटर में। उन काशी छंगानी ने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम है छत्रपति रासो। क्या नाम बुक का? और उस बुक में इस युद्ध का वर्णन है। तो इस युद्ध की जानकारी कौन सी किताब से मिलती है बताओ देखे? छत्रपति रासो। छत्रपति रासो किसने लिखी? लिखो, काशी छंगानी की पुस्तक छत्रपति रासो से, बुक छत्रपति रासो ऑफ काशी छंगानी।
काशी छंगाणी की पुस्तक छत्रपति रासो से, बुक छत्रपति रासो काशी छंगाणी, काशी छंगाणी की पुस्तक छत्रपति रासो से, बुक छत्रपति रासो काशी छंगाणी। इस युद्ध की जानकारी मिलती है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैटल। इस युद्ध की जानकारी मिलती है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैटल। इस युद्ध की जानकारी मिलती है। कौन से युद्ध की? मतिररी राड़। किस किस के बीच में? वह कर्ण सिंह अमर सिंह। कौन कौन सी गांवों की सीमाओं पर? जाखणियार सीलवा। कौन जीता इसमें? कर्ण सिंह जीता। कहां से जानकारी मिलती है? छत्रपति रासो। जो किसकी बुक है? देखो वैसे अपने को हंसी आती है कि यार किसके लिए लड़ लिए थे लोग? मतिररी। पर ना वास्तव में बात सोचने लायक बात है कि एक राजा ने या दोनों राजाओं ने अपनी सेनाएं इसलिए लगवा दी कि हमारे किसान का मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। ये बात ये नहीं है कि आप मतीरा उठा के ले जाओगे, आज आप मतीरा उठा के लेके जाओगे, कल को आप खेत पे कब्जा कर लोगे, तो अतिक्रमण है ना, कल को आप खेत पे कब्जा करोगे अगले किसान के। फिर वो किसान जो राजा को टैक्स देता है, क्या उस किसान का रेस्पेक्ट बना रहना चाहिए? राजा की जिम्मेदारी नहीं है। उसने राजा के लिए उस दिन ये महत्वपूर्ण था उस आदमी के लिए कि नहीं यार ये किसान मेरे को टैक्स देता है, इसको कोई नुकसान पहुंचता है, किसी भी बात का नुकसान पहुंचता है, भले मतीरे का नुकसान पहुंचता है, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं लड़ूंगा, मेरे भाई बंधु लड़ेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन हमारे किसान को कुछ भी होने नहीं दे। इसलिए उस किसान का स्टेट में विश्वास है, इसलिए वो किसान अगली बार वापस टैक्स देता है और उस किसान को लगता है कि नहीं इस टैक्स का मेरे को फल मिलेगा और मेरे पर कोई भी मुसीबत आएगी तो मेरे राजा जी मेरे साथ आके खड़े हो जाएंगे। मुझे आजकल कई बार लगता है कि अब कहीं ना कहीं अपने लोगों का स्टेट में विश्वास डगमगाया हुआ रहता है, अपना स्टेट में विश्वास नहीं रहता। और अपने को अब भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार यदि कुछ हो गया तो ये पुलिस कुछ ही नहीं करनी, अपने को तो अपने दम पे करना पड़ेगा। ये बहुत गलत चीज है, हमेशा स्टेट में विश्वास रहना चाहिए। स्टेट का जब विश्वास डगमगाता है लोगों के बीच के अंदर तो बाद में अराजकता की स्थितियां आती है। श्रीलंका में यही तो हो रहा है, जनता में राज्य के प्रति जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो गया और उनको लगता है ये आदमी हमारा कुछ भी कर नहीं पाए। अपने अभी तक स्थितियां अच्छी, अपने को लगता है कि नहीं यार पुलिस है तब तक अपने बचे में, ये स्टेट के अंदर विश्वास है, ये स्टेट का विश्वास है। मुझे किस्सा याद आता है, जैसलमेर में एक राजा हुआ जवाहर सिंह। जैसलमेर बहुत लंबा चौड़ा, अभी भी देख लो वहां का घनत्व डेंसिटी बहुत कम है, उस टाइम तो और डेंसिटी कम रही होगी वहां पे। इसलिए दूर दूर तक बियावान जंगल पड़े रहते, लोग रहा नहीं करते थे, यहाँ पे मरुस्थल पड़ा था एकदम। राजा जवाहर सिंह एक दिन घोड़े पे सवार होकर अकेला ही जा रहा कहीं पे। अब राजा कोई पहचानता तो था नहीं, भाई ठीक है आज तो टीवी आ गया इसलिए आप सब असो गहलोत को पहचानते हो। आप नागालैंड वाले मुख्यमंत्री को पहचानते हो क्या? नागालैंड वाला मुख्यमंत्री आपको मिल जाए कहीं रास्ते में तो आप पहचान लोगे नागालैंड का मुख्यमंत्री, क्योंकि हमने देखा ही नहीं यार कभी, देखा होता उसी आदमी को तो पहचानते हम। तो अब राजा जा रहा अपना घोड़ा लेके, कौन पहचाने यूं राजा को। और फिर वैसी कहानियां भी होती थी कि राजा अक्सर अपना भेष बदल के जाया करते ताकि जनता का पता लगा सके कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा। और एकदम रेगिस्तान के अंदर एक मुस्लिम महिला सोने में लतबद्ध हो रखी, एकदम हाथों में खूब सारा सोना पहन रखा, सिर पे पहन रखा, माथे में पहन रखा, कानों में, नाक में, पैरों में सोना पहन रखा उसने खूब सारा, और अकेली जा रही। उसने घोड़ा रोका, जवाहर सिंह वो राजा खुद, उसने घोड़ा रोका, उसने घोड़ा रोके कहा बहन इस सुनसान बियावान मरुस्थल के अंदर जहां पर दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात, तू अकेली इतना सोना पहन के जा रही है, डर नहीं लगता? तो उसने डर किस बात का? तो लूट ले, कोई डाकू मिल जाए अभी तेरे बंदूक लगा दे, अभी तेरे तलवार लगा दे, क्या करेगी तू? इतना सारा धन देना पड़ जाएगा तेरे को, ऐसे थोड़ी निकलते हैं घर से। उसने देखा, उसने उसको लगा ये कोई डाकू वाकू है, तो उसने देखा, उसने देख के कहा कि बात तो तेरी सही है, डर तो लगना चाहिए, पर नहीं लगता डर, क्योंकि मेरा राजा जवाहर सिंह है। यदि किसी डाकू ने छेड़ने की भी कोशिश की ना, पैर में जूता 10 नंबर का आता है, सूंघ के रख देगा। ये स्टेट के प्रति कॉन्फिडेंस है। उस अनजान अकेली महिला को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो टैक्स दिया है वो पे होगा, और यदि मेरे किसी ने हाथ लगाया तो हमारा राजा अपने आप देख लेगा। मतेरी की लड़ाई नहीं है, उस किसान के रेस्पेक्ट का सवाल है कि मेरे किसान के मैं कुछ नहीं होने दूंगा, इसके लिए भले मैं मर जाऊं। राजा ने अपनी सेना लगाई है तो राजा की सेना में राजा का परिवार ही हुआ करता था, और राजा के परिवार के लोग मरे हैं, उसने अपने परिवार के लोग मरवा लिए, दोनों साइड से लोग मरे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमारे किसान को ये नहीं लगना चाहिए यार, मैं तो चुपचाप, मैं तो एकदम बापड़ा सही हो गया, और कोई आके थप्पड़ मार के मेरे से छीन गया, आज आप मतीरा लेके गए, कल लुगाई टावर ले जाओगे, कल किसी की हिम्मत पड़ेगी यार तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाएंगे तो क्या करोगे? कल को तुम्हारे खेत पे कब्जा कर लेगा कोई। ये स्टेट के प्रति विश्वास को दिखाने वाली लड़ाई है। अब जब इसमें यहाँ पे जीता, कर्ण सिंह जीता, ये दोनों तब मुगल बादशाह हुआ करता, शाहजहां। मुगल बादशाह कौन था? और ये दोनों शाहजहां के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? कौन कौन दोनों? कर्ण सिंह, और दोनों वहीं थे, आगरा थे दोनों वहां पे। और वहां कर्ण सिंह को पता चला कि मैं जीत गया, अमर सिंह को पता चला कि भाई अपनी हानि ज्यादा। जीत हार का मतलब ये होता था कि इनके सैनिक ज्यादा मर गए, उनके सैनिक थोड़े कम मरे। तो अमर सिंह ने कहा मैं नागौर जाके पता लगा के आता हूं भाई क्या हुआ है, मैं खुद जाऊंगा नागौर। कर्ण सिंह को यह बात पता चली कि अमर सिंह नागौर जाएगा और वहां जाके पंगे करेगा, अपने बीच लड़ाई चली रही है, थोड़े थोड़े रिश्ते खराब हो ही गए थे। कर्ण सिंह जो बीकानेर वाला राजा है, उसने शाहजहां के दरबार में इसका जो रक्षा मंत्री था, रक्षा मंत्री को बोलते थे मीर बख्शी। रक्षा मंत्री क्या बोला करते? जो राजनाथ सिंह हुआ करता उसको क्या बोला करते? डिफेंस मिनिस्टर जो था उसको मीर बख्शी बोलते। और उस समय जो मीर बख्शी था, उस मीर बख्शी का नाम था सलावत खान।
क्या नाम था? बीकानेर वाले कर्ण सिंह ने सलावत खान को अपना दोस्त बनाया और सलावत खान को दोस्त बनाकर यूं बातें करनी शुरू की उससे कि, और सलावत खान, 2-4 बार नमस्ते किया उसको और कहा, ये नागौर वाला अमर सिंह तेरे को कैसा आदमी लगता है? उसने कहा, जोरदार आदमी यार, बहादुर है, योद्धा है। कर्ण सिंह ने कहा, मुझे पहले ही पता था तुम भोले आदमी हो। कैसे? तो यार तेरे को तो गालियां निकालता है, दिल्ली बार खड़ा खड़ा करता है कि सलावत खान जैसे कई आए इनके चले गए, और छोड़ तेरे को क्या गालियां निकालता है, तो सांझा को निकालता है। कैसे बासा 365 आते हैं, 365 जाते हैं। अब सलावत खान के मन में लगने लगा थोड़ा थोड़ा। उसने कहा, आज दिन तक अमर सिंह ने तेरे को नमस्ते किया है? सलावत खान नोटिस करना शुरू किया। कर्ण सिंह दिल्ली आगे पहले नमस्ते कर लेता है, नमस्ते। सलावत खान राजी, मैं रक्षा मंत्री हूं इसलिए नमस्ते हो रहा है। अमर सिंह आता, वो देखता ही नहीं उधर, वो सांझा को दूर से नमस्ते करता है, नमस्ते, फिर जाके बैठ जाता अपने। अब कर्ण सिंह ने उसका आगे देख ले, ये तो एटीट्यूड है इस आदमी। अब अमर सिंह को नागौर आना है, नागौर आना तो उसने एप्लीकेशन लगाई कि मुझे नागौर जाना है। सलावत खान ने एप्लीकेशन कैंसिल करवा दी कि नागौर नहीं जाने देंगे। तो अमर सिंह ने बिना एप्लीकेशन के, बिना परमिशन के नागौर चला गया। कर्ण सिंह ने और भड़काया कि इतनी इज्जत है, तूने फाड़ी थी एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन मान ली तेरी? अब सलावत खान को और गुस्सा है। सलावत खान ने सांझा के कान भरे कि ये अमर सिंह अपने खिलाफ है। सांझा कूल आदमी था और सांझा ने कहा, नहीं कोई खिलाफ नहीं है, तू फालतू की बकवास मत किया कर, अच्छा आदमी है, किसी युद्ध में काम आएगा। और ऐसे राजा को नाराज कर दिया तो अपने युद्ध लड़ने के लिए कौन जाएंगे बाद में? अब सलावत खान को और गुस्सा है कि सांझा उसकी बात माने नहीं और कर्ण सिंह उसको डेली भड़का दे। थोड़े दिनों बाद में अमर सिंह वापस आया। अमर सिंह वापस आया तो कर्ण सिंह ने कहा सलावत खान को जाके पहले दिन कि वो अमर सिंह वापस आ गया और कल दरबार के अंदर आएगा। हिसाब तो ये कहता है कि पहले आपसे आके माफी मांगे और माफी मांग के कहे कि भाई बिना परमिशन चला गया, जल्दबाजी थी, लेकिन अब मैं माफी मांगता हूं आपसे इस बात की। तो सलावत खान ने कहा, हाँ तो माफी तो मांगी गई। उसने कहा, देख लेंगे तो कल। अगले दिन दरबार में कर्ण सिंह और सलावत खान जाके बैठ गए। अमर सिंह वहां घुसा, वो क्यों माफी मांगना था, वो दोनों को क्रॉस करके आगे जाने लगा। तो कर्ण सिंह ने सलावत खान की, बाप जा रहा है तुम्हारा, इसने कोई माफी नहीं मांगी। तो सलावत खान को गुस्सा तो बेचारे को आ ही रखा था, भड़का बताओ। और उसने पीछे से कहा कि गंवार पता नहीं कहां कहां से उठ के आ जाते हैं। उसने गंवार कहते उस अमर सिंह गुस्सा है, वो वापस मुड़ा। वापस मुड़ के उसने सलावत खान के बाल पकड़े, कटार रखता था अपने पास। कटार समझते हो, तलवार नहीं, कटार छोटे वाले, वो कटार थी, उसने निकाली, सलावत खान को वही मार दिया। तो सलावत खान को भरे दरबार में मार देता। वो किससे मारता है? इसलिए उसका नाम ही पड़ा कटार का धनी। किसका धनी? और फिर उसको लगा कि यार मैं सलावत खान को मार रहा हूं, ये सलावत खान सांझा का साड़ा लगता था सलावत खान जो था, कि यार ये सांझा का साड़ा हो रहा है और सांझा मेरे को मारेगा। तो उसको लगा सांझा को सल्टाई देते हैं। तो उसने वो कटार उधर से तो निकाली। अब वो जब मार रहा था तो आसपास के राजा तो भाग गए डर के मारे। उसने कटार निकाली और सांझा की तरफ भागा। सांझा सामने सिंहासन पर बैठा, बहुत दिन हो गए तेरे को, मेरे को परमिशन दोगे तुम? सांझा को लगा डाकी मारेगा जिसमें शक नहीं। सांझा ने चप्पलें हाथ में ली। सांझा जहां बैठता था उसके ठीक पीछे एक दरवाजा था, वो दरवाजा वहां खुलता जहां महिलाएं रहती थी, और महिलाओं के रहने की जगह को बोलते हरम। क्या बोलते? अपने यहां पे तो बोलते जनाना, राजस्थान में क्या बोलते उसको? जनाना, और मुगलों में उसको क्या बोला करते? हरम। तो सांझा तो भाग के हरम में छिपा और किसी महिला के कपड़े पहन के उधर चुपचाप बैठा है एकदम। अमर सिंह कहते हैं कि उसके पीछे अपनी कटार फेंकता है। यदि आप आगरा का किला देखने जाओगे, अच्छा कोई गाइड होगा तो आगरा किले में खूब सारे पिलर है, और आज भी वो गाइड बताएगा साहब ये पिलर है जहां पे अमर सिंह की वो कटार आके रुक गई थी। अमर सिंह वहां से बाहर निकलता है। आगरा किले में एक दरवाजा था जिस दरवाजे का नाम था बुखारा दरवाजा। कौन सा दरवाजा था? बुखारा दरवाजा नाम करके दरवाजा था। उस दरवाजे से निकल गया वहां से और निकल के वापस अपने घर आ गया। थोड़ी देर में जब थोड़ी बाहर शांति सी हुई तो सांझा ने गेट सा खोल के थोड़ा देखा तो बाकी वाले राजाओं ने कहा कि आजो, और वो कपड़े चेंज कर लेना थोड़े अपने। गया गया अमर सिंह गया तो सांझा आके बैठा। बाकी वाले राजाओं ने कहा कि साहब आपका दिमाग बड़ा शानदार है, आप भाग के महिलाओं के बीच में कैसे चले गए? उसने कहा मैं इतना तो जानता था कि राजस्थान का बंदा है महिलाओं के बीच में, इसलिए और कोई जगह मिली नहीं, मैं वहीं भाग के जाता। और ये अपने डोकरों में अभी भी रिवाज है कि अपने डोकरे जहां महिलाएं बैठी होती वहां पर नहीं जा, और जाना भी पड़ेगा। पहले मिस कॉल देनी पड़ती है, बिना मिस कॉल के आप तो सांझा आगे बैठा। तो सांझा ने खुद कहा कि अमर की कमर में कहां की थी कटारी। किससे मारा था उसने? कि अमर की कमर में कहां की थी कटारी। पाव भर लोहे से, कटार में कितना लोहा लगता है? पाव भर लोहे से हिलाई सारी पातशाही, कि पाव भर लोहे से मेरी पूरी बादशाहत हिला के चला गया। होती समसेरी, आज लंबे वाली लेके आता, होती समसेरी तो छिनाई ले तो आगरी, कि यदि उसके पास लंबी वाली तलवार होती आज क्या छीन लेता वो? आग। पाव भर लोहा था फिर भी बादशाह को हिला के चला गया। कहां बनता है ये लोहा? ऐसी कटार कहां से लेके आता वो आदमी? पर सांझा को बड़ा गुस्सा आया कि यार मेरे साले को ऐसे मार के चला गया। और सांझा ने घोषणा की कि जिंदा या मुर्दा जो भी पकड़ के लाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। अमर सिंह का खुद का साला इस चक्कर में आया। अमर सिंह के साले का नाम था अर्जुन सिंह गोड़। क्या नाम था? और इसने अमर सिंह को अपने घर बुला के मार दिया था। तो अमर सिंह हत्या बाद में कौन कर देता है? अर्जुन सिंह गोड़। बाद नागौर के अंदर यह अंतिम संस्कार किया गया उसका। यहां पर उसकी छतरी बनी हुई है, 16 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? लिखो थोड़ी सी बात है, लिखो। शाहजहां के दरबार में इन कोर्ट ऑफ शाहजहां, शाहजहां के दरबार में इन कोर्ट ऑफ शाहजहां अमर सिंह ने मीर बख्शी सलावत खान को मार दिया था।
अमर सिंह मर्डर्ड मीर बख्शी सलावत खान। अमर सिंह ने मीर बख्शी सलावत खान को मार दिया था। अमर सिंह मर्डर्ड मीर बख्शी सलावत खान। अमर सिंह ने मीर बख्शी सलावत खान को मार दिया था। अमर सिंह मर्डर्ड मीर बख्शी सलावत खान। लिखो, इसे कटार का धनी कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ डेगर्स। अमर सिंह को, और तो किसको कहेंगे? किसको पढ़ रहे हैं अपने? लिख लो पूरा, अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है। इसे नहीं समझ में आए तो ही इज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ डेगर्स, इसे कटार का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कटार का धनी कहा जाता है। क्या दोबारा लड़ाई नहीं हो? अपना पलड़ा भरी रहे, दोबारा लड़ाई हो तो जिसके आदमी से नहीं बनती उसके खिलाफ भड़काओगे आप किसी को? लिखो अगला, लिखो अगली लाइन लिखो। देखो, अर्जुन सिंह गौड़ ने अमर सिंह की हत्या कर दी थी। अर्जुन सिंह गौड़ मर्डर्ड अमर सिंह। अर्जुन सिंह गौड़ ने अमर सिंह की हत्या कर दी थी। अर्जुन सिंह गौड़ मर्डर्ड अमर सिंह। नीचे लिखो, अमर सिंह की छतरी बराबर नागौर, सेनेटर ऑफ अमर सिंह। नागौर का राजा था तो छतरी भी कहां बनी हुई है? अमर सिंह की छतरी बराबर नागौर। कोष्टक निकलो, 16 खंबे, 16 पिलर्स। कितने खंभों की छतरी है? 16 खंभों की, 16 पिलर्स। कौन से दरवाजे से निकल के आया था वो? और सुनना, देखो, बुखारा ना उज्बेकिस्तान का एक शहर है। कहां का शहर है? यहीं से एक फ्रूट आया जिसको आप बोलते हो आलू बुखारा। बुखारा शहर का वो, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? मुगल उज्बेकिस्तान से आए थे। मुगल कहां से आए थे? इसलिए उन्होंने अपने जो किले विले बनवाए उनके नाम उस शहर के नाम पर रख लिए। वहां के वो अपने देश में जो शहर थे उनके नाम पर रख लिए। और वैसे भी किलों के दरवाजे हमेशा जिस साइड में वो दरवाजा खुलता है उसके नाम पर होते हैं। कि सांगानेरी गेट सांगानेरी की तरफ खुलता है, अजमेरी गेट अजमेर की तरफ खुलता है। मुझे जोधपुर वाले दरवाजे बहुत अच्छे लगते हैं। गेट का नाम है मेड़ती गेट, मेड़ता की तरफ। नागौरी गेट, नागौर की तरफ। जालोरी गेट, जालोर की तरफ। सिवाणसी गेट, सिवाणा की तरफ। सोजती गेट, सोजत की तरफ। सारे नाम ही वैसे हैं। तो वह दरवाजा आगरा किले का जो बुखारा की तरफ खुलता है उसका नाम क्या पड़ गया? बुखारा गेट। पर अमर सिंह यहां से निकला था इसलिए बाद में इसका नाम हो गया अमर सिंह गेट। क्या नाम हो गया? लिखो, आगरा किले का बुखारा दरवाजा, बुखारा गेट ऑफ आगरा फोर्ट। आगरा किले का बुखारा दरवाजा, बुखारा गेट ऑफ आगरा फोर्ट। आगरा किले का बुखारा दरवाजा अमर सिंह दरवाजा कहलाता है, इज नोन एज अमर सिंह गेट। अमर सिंह दरवाजा कहलाता है, इज नोन एज अमर सिंह गेट। अब अमर सिंह यहां से निकल गया था तो बाद में शाहजहां ने इस गेट को बंद करवा दिया। शाहजहां का बंद करो इस गेट को। लिखो, शाहजहां ने इस दरवाजे को बंद करवा दिया था। शाहजहां गोट क्लोज दिस गेट। शाहजहां ने इस दरवाजे को बंद करवा दिया था। शाहजहां गोट क्लोज दिस गेट। शाहजहां ने इस दरवाजे को बंद करवा दिया था। शाहजहां गोट क्लोज दिस गेट। बाद में एक अंग्रेजों का अफसर आया था यहाँ पे, जॉर्ज स्टील। कौन अफसर आया था? वो 1809 के अंदर इस दरवाजे को खुलवाता। लिखो, कालांतर में, लेटर ऑन, कालांतर में, लेटर ऑन, 1809 ईस्वी में, इन 1809 एडी, 1809 ईस्वी में, इन 1809 एडी, अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज स्टील ने, इंग्लिश ऑफिसर जॉर्ज स्टील, अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज स्टील ने, इंग्लिश ऑफिसर जॉर्ज स्टील, जॉर्ज स्टील ने इस दरवाजे को खुलवाया था। गॉट ओपन दिस गेट। इस दरवाजे को खुलवाया था। गॉट ओपन दिस गेट। इस दरवाजे को खुलवाया था। गॉट ओपन दिस गेट। बाकी कल पढ़ेंगे।